हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग HTML का कंप्लीट सीरीज लेके आने वाले हैं। ये जो वीडियो है सो बहुत ही लंबा, यानी कि 2.5 घंटे के करीब अप्रोक्स रहने वाला है। और हम लोग इस वीडियो में HTML का बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक कवर करने वाले हैं। और जब हम लोग पूरे HTML को कवर कर लेंगे तो लास्ट में एक हम लोग प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। और वो जो प्रोजेक्ट रहेगा वो पूरा मेरा HTML और कुछ CSS बेस पर रहेगा, यानी कि हम लोग लास्ट में एक प्रोजेक्ट जो बनाने वाले हैं वो HTML और CSS के बेस पर रहेगा। और अगर आपको HTML के बारे में जानकारी नहीं है, HTML क्या होता है, HTML को कैसे यूज़ करते हैं, HTML को क्यों यूज़ करते हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, आपको HTML के बारे में पूर्ण जानकारी आ जाएगी। HTML सीरीज़ के इस वीडियो को हम लोग 15 लेवल में डिवाइड किए हुए हैं। 15 लेवल बहुत ही ज़्यादा सुनने में लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको एक बेसिक से एडवांस वेब डेवलपर बनने के लिए और एक बेसिक से एडवांस HTML सीखने में। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। और अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो HTML एक ऐसा लैंग्वेज है कि हर एक वेब डेवलपर को HTML सीखना ही पड़ता है, क्योंकि एक वेब डेवलपमेंट का बेसिक HTML से ही स्टार्टिंग होता है। एक वेब डेवलपर के लिए जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग होता है और वेबसाइट क्रिएट होता है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो HTML करता है। तो आप इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखें, थोड़ा सा भी स्किप ना करें। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कुछ मिस्टेक्स या फिर और भी कुछ लगता है कि इसे सुधार किया जा सकता है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसे निश्चित रूप से सुधार करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हम HTML को बिल्कुल एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सीख गए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें। और आपको इस HTML पूरी सीरीज़ का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप इसके जो प्रोजेक्ट है उसका कोड देखना चाहते हैं तो आपको गिटहब में मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जब भी हम लोग कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं तो इसमें हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। अगर हम लोग ये तीनों में से किसी को भी स्किप कर दें तो फिर ना हमारा वेबसाइट अच्छा तरीके से डेवलप हो पाएगा और ना हम अपना वेबसाइट को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसमें HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो हमारी वेबसाइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करता है। अगर हम HTML को स्किप कर दें तो ना हमारा किसी तरह का कोई वेब डिज़ाइन हो पाएगा और ना हम एक वेब डेवलपर बन सकते हैं। तो इसके लिए हमें तीनों HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। और CSS, जब भी हम कोई वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं कि हमारा हेडर कहाँ रहेगा, फुटर कहाँ रहेगा और इसमें जो सेक्शन है वो किस तरह रहेंगे, उसके बाद हम लोग उस वेबसाइट को स्टाइल करते हैं बोले तो, या फिर फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या रहने वाला है, उसके बीच मार्जिन पैडिंग क्या होने वाली है, उसका जो कलर है, कलर कॉम्बिनेशन क्या है। उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट है कि यह एक फंक्शनिंग है, जैसे कि हम लोग वेबसाइट के अंदर क्या क्या फंक्शन देना है, क्या लॉजिक रहेगी उस वेबसाइट की। अगर हम लोग कोई बटन क्लिक करते हैं तो उसके बाद हम लोग का कौन सा पेज खुल जाएगा, और भी इस तरीके को फंक्शन के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। चलिए हम लोग एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल के लिए फ्लिपकार्ट का वेबसाइट देखते हैं। तो हम लोग इसके लिए यहाँ पे सर्च करेंगे फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट का जो लॉगिन पेज है, लॉगिन है, और इसका जो फ्लिपकार्ट का लोगो है, फिर यहाँ पे सर्च आइकन है, उसके बाद यहाँ पे जो कार्ट का है, बिकम या सेलर है, ये सारी जो है वो हीडर है। उसके बाद जो यहाँ पे फुटर है, इसका सेक्शन है, ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे HTML से ही तैयार करते हैं। और इसका जो स्टाइलिंग है, कलर कॉम्बिनेशन है, वो सारा हम CSS के थ्रू करते हैं। और इस जैसे कि यहाँ पे सर्च आइकन है, सर्च आइकन के बाद यहाँ पे जो लॉगिन है, इसके बीच में जो मार्जिन है वो सारे हम CSS से करते हैं। यहाँ पे जो फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट कलर है, वो सारे भी हम CSS के थ्रू करते हैं। इसके बाद हम लोग का यहाँ पे जावास्क्रिप्ट है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारा यहाँ पे लॉगिन का अलग पेज खुल गया, तो ये सारा काम हमारा जावास्क्रिप्ट से होता है। जैसे हम लोग एक और एग्जांपल के साथ देखें तो जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो सबसे पहले एक कार का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करती है। जैसे कुछ इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा HTML हो जाएगा, जिससे हम लोग किसी भी वेबसाइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तैयार करते हैं। उसके बाद यहाँ पे CSS का यूज करके इसका स्टाइलिश कलर देता है। इसका जो पहिया होने वाला है उसका कलर क्या होने वाला है, मेरा जो पूरा कार रहेगा उसका कलर क्या होने वाला है,
इसका जो ग्लास रहेगा उसका क्या कलर होने वाला है, और भी जो कलर कॉम्बिनेशन है वो सारा CSS से होता है। और इसके बाद जो कार का इंजन है वो कैसे काम करता है, उसके लॉजिक क्या है, उसका इंटरनल लॉजिक क्या है, वो कैसे काम कर रहा है, इसका फंक्शन क्या है, वो सारा काम हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। इसके बाद हम लोग का यहाँ पे एक सवाल आता है कि हम लोग HTML के कोड को लिखेंगे कहाँ, वेयर कैन वी राइट द कोड ऑफ HTML। तो इसका सबसे पहले हम लोग आ तो नोटपैड में लिख सकते हैं, या फिर कोई ऑनलाइन एडिटर, या फिर हम लोग कोई एडिटर के थ्रू लिख सकते हैं। अगर हम लोग नोटपैड में लिखते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, जिसे छोटी से छोटी मिस्टेक हमारा एरर दे सकता है। अगर आप चाहें तो आप नोटपैड में भी कोड लिख सकते हैं। नोटपैड में आपको ना तो किसी तरह का कोई बैकग्राउंड थीम मिलेगा, और ना ही आपको यहाँ पे कोई कलर हाइलाइट्स मिलेंगे, और ना ही आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई सजेशंस मिलेंगे। अगर आपका अगर आपके कोड में थोड़ी बहुत भी मिस्टेक्स होती है तो ये आपको सटीक आउटपुट नहीं दे पाएंगे। अगर आप किसी तरह का ऑनलाइन HTML एडिटर यूज करते हैं तो यहाँ भी आपको सेम प्रॉब्लम, ना तो किसी तरह का कोई कलर हाइलाइट्स मिलेंगे, और ना आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई बैकग्राउंड थीम मिलेगा, और ना आपको यहाँ पे किसी तरह का कोई सजेशंस मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप एडिटर यूज करें VS कोड, क्योंकि जितने भी डेवलपर होते हैं वो भले स्टार्टिंग करते हैं नोटपैड से या फिर ऑनलाइन HTML एडिटर से, लेकिन एक टाइम उसको VS कोड पर ही शिफ्ट हो जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले कलर हाइलाइट्स मिलेंगे, हर एक कोड के लिए एक पार्टिकुलर कलर मिलेंगे, और आपको यहाँ पे किसी तरह का एक थीम प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आपका लॉजिक जो है वो थिंकिंग डेवलप होगा, और वहाँ पे आपको सजेशंस भी मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे VS कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर यूज करने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड कैसे करें। तो हम लोग विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए हम लोग सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन कर लेंगे, और वहाँ पे हम लोग लिखेंगे डाउनलोड VS कोड। डाउनलोड VS कोड। उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे विंडो, मैक और लाइनक्स के लिए अलग अलग विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे अपना यानी कि विंडोज के लिए डाउनलोड करने वाले हैं। तो आप चाहे तो आप मैक के लिए भी कर सकते हैं और लाइनक्स के लिए भी कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले विंडोज़ डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद देखिए हमारा जो VS कोड है वो डाउनलोड में लग चुका है। तो हमारे यहाँ तो नेट की स्पीड अच्छी है, तो अपने इंटरनेट स्पीड से देख सकते हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड होने का। तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग इसको शो इन फोल्डर में करेंगे। उसके बाद हम लोग VS कोड को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीका का इंटरफेस आएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करना है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट। अगर आपको डेस्कटॉप आइकन पर लाना है तो फिर आप डेस्कटॉप आइकन को भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे तो सारे को क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ भी नेक्स्ट। उसके बाद हमारा प्रिपेयरिंग फॉर इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे फिनिश आएगा। फिनिश कर देने के बाद हमारा ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का। उसके बाद आप कोई फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर हम दे रहे हैं यहाँ पे HTML लर्नर, और उसके बाद हम लोग HTML लर्नर के अंदर यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे हम लोग index.html। हम लोग यहाँ पे शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन की से यहाँ पे हम लोग HTML का एक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे, और फिर बोले तो एक HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि HTML का जो टैग है तो फिर HTML का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहने वाला है। उसके बाद हम लोग हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए तो फिर रन करने के लिए हमें एक लाइव सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। लाइव सर्वर बोले तो जो हमारा एक लोकल होस्ट सर्वर प्रदान करता है, तो लोकल होस्ट सर्वर क्रिएट कर देता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लाइव सर्वर इंस्टॉल करेंगे।
लाइव सर्वर क्या होता है कि जो हमारा प्रोग्राम है तो फिर जो हमारा कोड है HTML का, वो हमारा एक लोकल होस्ट में रन करे या फिर हमारा एक ब्राउज़र में रन करे। वो हमारा बिल्कुल प्राइवेट होगा, वो किसी भी तरह का कोई पब्लिक नहीं होने वाला। वो लोकल होस्ट रहेगा, केवल हमारे ही सिस्टम पे रन करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल, तो हमारा ये जो लाइव सर्वर है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे अब जो HTML का कोड है उसको Ctrl+S के थ्रू सेव कर लेंगे और इसको लाइव सर्वर से हम लोग रन करेंगे। तो जैसे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो गया है। हेलो वर्ल्ड। हम लोग पहला वीडियो में देखे थे कि HTML क्या है, उसका इंट्रोडक्शन देखे थे, और हाउ वी कैन डेवलप ये वेबसाइट, उसके लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूरी है, इसके बारे में बात किए थे। और हम लोग VS कोड इंस्टॉल किए थे जिसमें हम लोग HTML का कोड लिखने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग HTML के कुछ टैग्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग और भी बहुत सारे टैग्स। तो हम लोग सबसे पहले HTML का बेसिक सिंटैक्स के बारे में देखेंगे। तो मेरा HTML का जो सिंटैक्स है उसमें सबसे पहले डॉक टाइप HTML होता है। डॉक टाइप HTML डिफाइन करता है कि जो HTML टेक्स्ट है वो मेरा HTML5 है। उसके बाद HTML है। HTML रूट एलिमेंट होता है पूरे HTML पेज का। और मेरे HTML में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे मेरे HTML टैग के अंदर होते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे HTML का लैंग्वेज इंग्लिश डिफाइन करते हैं, ताकि पता चले कि जो मेरा लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हेड टैग देते हैं, और हेड टैग के अंदर हम लोग कुछ मेटा डेटा देते हैं। जिस मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, जैसे हम लोग कुछ CSS का लिंक देते हैं, और टाइटल हो गया जो मेरा वेब पेज का टाइटल है, और भी जो अदर सोर्स लिंक रहता है वो सारा हम मेटा डेटा के अंदर देते हैं। उसके बाद बॉडी टैग। बॉडी टैग होता है कि मेरा जो भी विजिबल कंटेंट होने वाला है वेबसाइट का, वो मेरा बॉडी टैग के अंदर आता है। अगर हम HTML का एक सिंपल सा फाइल बनाए तो इसमें सबसे पहले जो मेरा हेड का एलिमेंट है वो, और जो मेरा बॉडी का एलिमेंट है वो, जो मेरा HTML है वो HTML का दो चाइल्ड टैग है। एक एक तो सबसे पहले हेड टैग है, और एक सबसे पहले बॉडी टैग है। और ये हेड टैग जो है उसमें मेरा सारा मेटा डेटा रहेगा, जैसे HTML का जो टाइटल होने वाला है वेब पेज का, और जो CSS का जावास्क्रिप्ट का जो लिंक होने वाला है, वो सारा चीज़ मेरा हेड टैग के अंदर रहेगा। और मेरा जो विजिबल कंटेंट रहेगा वो मेरा बॉडी टैग के अंदर रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ तो HTML का दो टैग है, दो चाइल्ड है। एक तो सबसे पहले हेड है और एक बॉडी है। अब हेड टैग के अंदर हम यहाँ पे एक टाइटल देना चाहें तो मेरा ये रहा। ये है जो मेरा वो हेड के अंदर है, टाइटल और सम कंटेंट है, सम एलिमेंट। अब हम बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे जैसे मान लीजिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहते हैं, तो हेलो वर्ल्ड आ गया मेरा। उसके बाद तो इसको सबसे पहले हम लोग रन करके देखें। तो रन होने के बाद मेरा यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो अभी तक हम लोग समझे कि HTML का जो बेसिक सिंटैक्स होने वाला है वो कैसा रहने वाला है। इसके अंदर जो मेरा डॉक टाइप HTML है, हेड है, और हेड के अंदर जो टाइटल रहने वाला है, बॉडी है, बॉडी टैग के अंदर जो एलिमेंट रहने वाला है, वो सारी चीज़ के बारे में देखें। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके कुछ टैग्स के बारे में। HTML में कुछ टैग्स होते हैं जो कि क्लोज होते हैं, जैसे स्टार्ट हुआ कुछ कंटेंट, उसके बाद उसको क्लोज करना पड़ता है, जैसे कि हेडिंग टैग। हेडिंग टैग, उसके बाद हम लोग यहाँ पे बीच में हम लोग कंटेंट देते हैं, माई फर्स्ट हेडिंग, फिर उसको क्लोज करते हैं। सम एग्जाम्पल, पैराग्राफ टैग, इट ऑल्सो या क्लोजिंग टैग। और कुछ टैग ऐसे होते हैं जिसमें कोई कंटेंट नहीं होता और उसको क्लोज नहीं करना पड़ता है, जैसे BR टैग हो गया, हॉरिजॉन्टल टैग हो गया। ये सारे टैग्स को क्लोज नहीं करने पड़ते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेके देखते हैं। हेडिंग टैग, इसके हम लोग अंदर देते हैं कंटेंट, HEADING, हेडिंग। रन करने के बाद मेरा ब्राउजर पे हेडिंग आ रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक देते हैं पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ। मेरा पैराग्राफ भी आया, और इसके बीच में हम लोग एक लाइन ब्रेक देते, BR टैग।
बी आर टैग करता है कि मेरा जो लाइन है उसको ब्रेक कर देता है। तो मेरा एच हेडिंग और पैराग्राफ इसके बीच में कुछ ज़्यादा डिस्टेंस आ गया। और हम लोग एक टैग और यूज करते हैं जिसमें कोई कंटेंट नहीं होता, हॉरिजेंटल टैग, एच आर टैग। एच आर टैग के यूज करने से एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो गया। ये भी एक नॉन क्लोजिंग टैग है। हेडिंग टैग बेसिकली H1 से H6 तक होता है, जिसमें H1 जो है सो लार्जर और H6 जो होता है वो स्मॉलर होता है। अब स्मॉलर का मतलब ये नहीं है कि उसको हम लोग पैराग्राफ में यूज करें, मतलब भी एक हेडिंग ही होता है लेकिन वो सब हेडिंग होता है। जैसे H1 हेडिंग है और H2 मेरा सब हेडिंग है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल के लिए देखें तो जैसे कि हम लोग का यहाँ पे H1 to H6 ये सारे टैग्स आ गए। अब हम लोग इसको सेव करके रन करें तो मेरा जो H1 टैग है वो मेरा सबसे लार्जर और जो H6 टैग है वो सबसे स्मॉलर है। अब हम लोग पैराग्राफ टैग के बारे में देखते हैं। पैराग्राफ टैग होता है कि एक पैराग्राफ क्रिएट कर देता है। जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए देखें तो इसी के हेडिंग टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट कर देते हैं और इसके अंदर इसके नीचे हम लोग पैराग्राफ टैग यूज करते हैं। तो पैराग्राफ के अंदर लॉरेम 30। अब हम लोग का जो लॉरेम 30 है वो तो सिंगल लाइन में आ गया। इसको मल्टीपल लाइन में करने के लिए हम लोग यहाँ पे व्यू पे जाके वर्ड रैप कर देंगे। वर्ड रैप से है कि मेरा सारा मल्टीपल लाइंस में आ जाएंगे। अब अगर इसको हम लोग रन करें तो रन करने के बाद जो मेरा पैराग्राफ है ब्राउजर पे आ गया कुछ इस तरीके से। तो हम लोग HTML में हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग को यूज करना सीख लिए हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। कमेंट बेसिकली हमारे ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं करता है, लेकिन वो हमारे सोर्स कोड को समझने में हमारी मदद करता है। जैसे हम लोग हेडर बनाते हैं, एक फुटर बनाते हैं और भी मल्टीपल सेक्शन बनाते हैं, तो हम लोग वहाँ पे कमेंट का यूज करके हम लोग उस सेक्शन का नाम देते हैं ताकि जो कोडर रहता है वो आसानी से अपने कोड को समझ सकता है कमेंट के थ्रू। तो चलिए हम लोग इसको एक इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हम लोग आज की इस वीडियो में कमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले VS कोड में जाएंगे और VS कोड में हम लोग एक फाइल बनाएंगे कमेंट के नाम से। फाइल बनाएंगे, इसका नाम हम लोग देंगे comment.html। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्सक्लेमेशन के थ्रू HTML का एक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे और इसमें हम लोग टाइटल देंगे इसका कमेंट, क्योंकि हम लोग कमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ बॉडी के अंदर एक पैराग्राफ टैग लेंगे और पैराग्राफ के अंदर हम लोग यहाँ पे लेंगे lorem 5। lorem 5 लेने का मतलब है कि हम लोग 5 वर्ड का एक पैराग्राफ क्रिएट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे lorem 10 लेते, lorem 20 लेते तो इसका मतलब था कि हम लोग 10 या 20 वर्ड का एक पैराग्राफ क्रिएट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिए। अब इसको हम लोग यहाँ पे रन करके देखें, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो हम लोग का जो लॉरेम है वो यहाँ पे ब्राउजर पे डिस्प्ले कर रहा है, मतलब ये हमारा रन कर गया है। अब हम लोग अगर इसको अब इसी के नीचे हम लोग एक यहाँ पे हेडिंग क्रिएट कर रहे हैं। अब हम लोग हेडिंग के अंदर लिखने वाले हेडिंग हेडिंग अब एक और हेडिंग देख लेंगे हम लोग H2 और इसके अंदर फिर देंगे हेडिंग 2 और इसको भी सेव करेंगे और इस सारे को रन करेंगे। तो फिर रन करने के बाद मेरा आउटपुट आता है पैराग्राफ, हेडिंग और फिर एक अगेन हेडिंग। अगर हम यहाँ पे S1 को कमेंट करते हैं, कमेंट करने के लिए हम लोग कंट्रोल+/ का यूज करते हैं। कंट्रोल+/ को प्रेस करेंगे तो हम लोग का जो हेडिंग 1 है H1 वो हमारा कमेंट हो चुका है। कमेंट का यहाँ पे जो सिंटैक्स रहता है वो रहता है एरो, एक्सक्लेमेशन, डैश डैश और लास्ट में फिर डैश डैश और एरो। ये हमारा कमेंट का बेसिक एक सिंटैक्स रहता है। अब हमारा जो हेडिंग 1 है वो हमारा आउटपुट से गायब हो चुका होगा। एक्चुअली हम दोनों को एक सिंगल विंडो में कर लेते हैं, एक सेकेंड।
अब देखने में थोड़ा क्लियरिटी आएगा। अब हम यहाँ हेडिंग 1 को जो है वो कमेंट कर दिए, तो मेरा हेडिंग 1 जो है वो गायब हो गया। एक्चुअली में जो गायब हुआ वो कोड में है, एक्चुअली में कोड में शो करता है, लेकिन ये मेरा कमेंट है, इसलिए मेरा ब्राउज़र में शो नहीं करता है। मेरा जो इंस्पेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे जो शो करता है, वहाँ पे हेडिंग 1 भी शो कर रहा है। हालाँकि हेडिंग 1 तो मेरा कमेंट है, इसलिए वो ब्राउज़र में शो नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पे मल्टीपल्स लाइन को कमेंट करें, अगर हम यहाँ पे S2 के इतने सारे को इसको सेव करें, तो यहाँ मेरा S2 का इतना सारा आ गया। अब हम यहाँ पे S2 के 4 लाइन को कमेंट करते हैं। कमेंट करने के लिए कंट्रोल स्लैश करते हैं, और कमेंट आउट करने के लिए भी कंट्रोल स्लैश ही करते हैं। तो हम लोग कंट्रोल स्लैश करके यहाँ पे कमेंट कर दिए। मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए भी हम लोग यहाँ पे एरो, एक्सक्लेमेशन, डैश डैश और डैश डैश एरो को यूज करते हैं। अब हम लोग इसको सेव करेंगे, तो हमारा जो 4 लाइन है हेडिंग का वो गायब हो जाएगा, क्योंकि वो कमेंट हो गया। कमेंट हो गया कहने का मतलब कि वो कोड में, डॉक्यूमेंट में तो है, लेकिन वो हमारे ब्राउजर पर शो नहीं करता है। अब हम लोग HTML की फॉर्मेटिंग एलिमेंट के बारे में जानने वाले हैं। फॉर्मेटिंग एलिमेंट यानी कि जैसे बॉल्ड टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग है, इटैलिक है, एम्फसाइज्ड है, मार्क है, स्मॉल, ये सारे टैग्स हमारे फॉर्मेटिंग एलिमेंट होते हैं। ये हमारे पैराग्राफ या फिर जो हमारे डॉक्यूमेंट आते हैं उसको फॉर्मेट करने के काम आते हैं। तो चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसके लिए हम लोग VS कोड में जाएंगे, और VS कोड में हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग के नाम से एक फाइल बना चुके हैं। इसमें हम लोग एक्सक्लेमेशन के थ्रू यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ पे इसका जो टाइटल है वो देने वाले फॉर्मेटिंग एलिमेंट। और अब हम लोग बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं, और पैराग्राफ के अंदर देते हैं कि लॉरेम 5। अब लॉरेम 5 दिए, लॉरेम 5 में जो हमारा डॉलर है इसको हम लोग यहाँ पे बोल्ड करते हैं। बोल्ड कहने का मतलब है कि बोल्ड। अब हम लोग इसको यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको यहाँ पे जब ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, तो हमारा जो डॉलर है यहाँ पे वो हमारा बोल्ड बोल्ड हो गया है। अगर हम चाहे तो बोल्ड करने के लिए हम यहाँ पे एक और टैग का यूज कर सकते हैं, वो है स्ट्रॉन्ग टैग। एक और पैराग्राफ लेते हैं, और पैराग्राफ के अंदर हम लोग देते हैं लॉरेम 5, और हम लोग यहाँ पे जो डॉलर है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग लेते हैं, STRONG स्ट्रॉन्ग टैग, और इसके अंदर देते हैं हम लोग यहाँ पे डॉलर को। अब इसको हम लोग कंट्रोल S करके ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं, तो हम देखते हैं कि मेरा जो डॉलर है वो ऊपर भी बोल्ड है और नीचे में भी, दोनों में वो बोल्ड का ही काम कर रहा है, यानी कि दोनों में वो हाईलाइट का ही काम कर रहा है। एक्चुअली में जो बोल्ड टैग है, V टैग है, उसको हम यूज़ करते हैं केवल बोल्ड करने के लिए, लेकिन जो मेरा स्ट्रॉन्ग है वो हमारे इंपॉर्टेंट को भी दर्शाता है। जैसे हम जो भी यहाँ पे जो डॉलर है वो मेरा बोल्ड के साथ साथ स्ट्रॉन्ग का भी काम कर रहा है। स्ट्रॉन्ग दैट मीन्स उसका जो इंपॉर्टेंस है वो बोल्ड से कहीं ज़्यादा है, इसलिए हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करते हैं। अब हम लोग इसके बाद यहाँ पे देखते हैं बोल्ड टेक्स्ट और इम्पोर्टेंट। ये जो हमारे स्ट्रॉन्ग टैग है वो इम्पोर्टेंट यानी कि इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। अब हम लोग देखते हैं इटैलिक और इम्फासाइज्ड टैग। और अगर एक हम लोग सिंपल सा यहाँ पे, ना हम लोग किसी तरह का कोई बोल्ड यूज करेंगे और ना किसी तरह का कोई स्ट्रॉन्ग को यूज करेंगे। अब इसको हम लोग सिंपल यहाँ पे रन करके देखें, तो रन करने के बाद जो मेरा सबसे ऊपर है, जहाँ जहाँ पे ना किसी तरह का कोई बॉल्ड टैग यूज हुआ है और ना किसी तरह का कोई स्ट्रॉन्ग टैग यूज हुआ है, वो हमारा सिंपल है, बिल्कुल एक पैराग्राफ की तरह। लेकिन हम जब बॉल्ड को यूज किए तो मेरा वो डॉलर बॉल्ड में आ गया, और जब स्ट्रॉन्ग टैग को यूज किए तो हमारा डॉलर स्ट्रॉन्ग में आ गया। स्ट्रॉन्ग जो है वो हमारे इंपॉर्टेंस को भी दर्शाता है, इसलिए हम बॉल्ड की जगह स्ट्रॉन्ग को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले इटैलिक टैग को। अब हम लोग यहाँ पे एक और, हम लोग यहाँ पे डॉलर को इटैलिक करते हैं, कंट्रोल आई टैग और कंट्रोल।
अब मेरा जो डॉलर है वो आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जो डॉलर है वो इटैलिक हो चुका है। ठीक है, अगर हम इटैलिक, और इसका एक और फॉर्म होता है एम्फोसाइज्ड, जैसे हम लोग करते हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे डॉलर को ले लेते हैं। तो यहाँ भी हमारा जो डॉलर है इम्फोसाइट में भी वो एक इटैलिक का ही फॉर्म है, यानी कि बोल सकते हैं कि जो इटैलिक है और इम्फोसाइट है ये दोनों सेम काम कर रहे हैं। और भी हम ऐसे टैग्स के बारे में देखें तो मेरा जो मार्क है और स्मॉल है इसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे हम स्मॉल यूज करते हैं। स्मॉल इसके अंदर देते हैं हम डॉलर को, कंट्रोल V, कंट्रोल S के थ्रू इसको रन करते हैं। तो रन करने के बाद जो मेरा डॉलर है, एक सिंपल डॉलर जो मेरा सबसे ऊपर में जो पैराग्राफ का है और सबसे नीचे जो मेरा डॉलर है स्मॉल, वो देखने में आ रहा है कि जो पैराग्राफ है उससे भी ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है। अगर हम कंपेयर करें तो मेरा जो ये वाला डॉलर है पैराग्राफ का और जो मेरा स्मॉल वाला डॉलर है ये पैराग्राफ से बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। तो मेरा स्मॉल टेक क्या करता है, पैराग्राफ के या किसी भी तरह का कोई टेक्स्ट आता है तो उसको स्मॉल कर देता है। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, हम लोग स्मॉल टेक के भी बारे में देख लिए। अब हम लोग देखते हैं मार्क और डिलीट। मार्क, हम लोग यहाँ पे डॉलर को यहाँ पे डिलीट करते हैं, यहाँ पे डिलीट करते हैं, DELE, डिलीट टैग को यूज करते हैं और यहाँ पे हम लोग डॉलर को देते हैं और कंट्रोल S करते हैं। तो हमारा जो डॉलर है वो डिलीट आन के उसके ऊपर एक क्रॉस का लाइन आ गया, क्रॉस का लाइन आ गया, दैट मीन्स बोल सकते हैं कि हम लोग डिलीट टैग का यूज करके डॉलर के ऊपर एक क्रॉस लाइन ले आए। अब हम लोग यूज करते हैं इंसर्टेड और इंसर्टेड टैग को। इंसर्टेड टैग क्या करता है, हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ लिए और पैराग्राफ के अंदर हम लोग यहाँ पे ले रहे लॉरेन 5 और यहाँ पे हम लोग डॉलर, डॉलर को हटा के यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं इंसर्टेड और इसके अंदर हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे डॉलर। अब कंट्रोल S करते हैं, कंट्रोल S करने के बाद जो मेरा डॉलर है उसके नीचे इंसर्टेड जैसा कुछ नीचे लाइन आ गया है। आप देख सकते हैं डॉलर के नीचे मेरा इंसर्टेड का कुछ लाइन आ गया। तो हम यहाँ से देख लिए कि हम एलिमेंट को डेल्ट डिलीट टैग कैसे यूज कर सकते हैं, एलिमेंट में हम स्मॉल टैग कैसे यूज कर सकते हैं, इंसर्टेड टैग कैसे यूज कर सकते हैं, और बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, एम्फसाइज्ड, ये सारे टैग्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक और टैग को देखने वाले। अब हम लोग बात करते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में। अगर आपको सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में जानना है तो आप अपने ब्राउजर पर जाएं और यहाँ पे सर्च करें सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट इन HTML। उसके बाद यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में देख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट टाइप टू आवर सेल्फ करते हैं तो यहाँ पे जो जो सब स्क्रिप्ट है कि वो नीचे कर दे रहा है, थोड़ा डाउन कर दे रहा है, और जो सुपर स्क्रिप्ट है वो मेरा ऊपर कर दे रहा है। जैसे A+B का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर मेरा ऊपर रहता है, लेकिन जब H2O लिखते हैं तो मेरा जो 2 है वो नीचे रहता है। तो कुछ सब स्क्रिप्ट 2 को नीचे कर दे रहा और सुपर स्क्रिप्ट से हम 2 को ऊपर कर सकते हैं। जैसे हम लोग VS कोड में एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लेते हैं और इस पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं H2O। अब हम लोग 2 को जो है सो सब स्क्रिप्ट के थ्रू
डाउन और नीचे कर दें, तो हम लोग यहाँ पे अब इसको रन करके देखें, तो रन करने के बाद जो मेरा S2O आ रहा है, वो जहाँ पे सब स्क्रिप्ट लगा है, मेरा टू के अंदर सब स्क्रिप्ट है, तो टू मेरा नीचे आ रहा है। अब हम लोग इसी तरह यहाँ पे एक सुपर स्क्रिप्ट देखें, तो इसके लिए हम लोग एक पैराग्राफ टैग लेंगे और यहाँ पे A+B, A+B का होल स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे एक होल ले लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर अब हम लोग को यहाँ पे देना है सुपर टैग को यूज करके यहाँ पे हम लोग टू लिखेंगे। अब इसको सेव करेंगे, तो मेरा A+B का होल स्क्वायर यहाँ आ चुका है। अब A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू हम यहाँ फॉर्मूला लिखें, इक्वल टू A अगेंस्ट सुपर स्क्रिप्ट स्क्वायर प्लस B अगेन सुपर स्क्रिप्ट का स्क्वायर प्लस 2AB। अब इसको सेव करें, तो मेरा जो A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो अभी तक हम लोग को इस वीडियो में देखेंगे हाउ वी कैन यूज द बॉल्ड टैग, अ स्ट्रॉन्ग टैग, एम्फसाइज टैग, इटैलिक टैग, अ स्मॉल टैग, डिलीट टैग, इंसर्टेड टैग, सुपर एंड सबस्क्रिप्ट टैग। क्वाइटेशन एलिमेंट में एड्रेस, ब्लॉक क्वाइट, अबर, क्वाइटेशन, ये सारे टैग्स और एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। एड्रेस में हम लोग किसी भी व्यक्ति के एक एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसको VS कोड में इस टैग का यूज करके देखते हैं। इसीलिए हम लोग VS कोड में एक अलग से फाइल बनाएंगे क्वाइटेशन के नाम से, quotation.html, और हम लोग यहाँ पे एक्सक्लेमेशन की के थ्रू HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो इसका टाइटल है वो क्वाइटेशन ही देने वाले हैं। क्वाइटेशन एलिमेंट। अब हम लोग बॉडी टैग के अंदर एड्रेस टैग का यूज करते हैं। एड्रेस, अब हम लोग यहाँ एड्रेस के अंदर हम लोग नेम, उसके बाद बी आर टैग हम लोग लाइन ब्रेक करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका ईमेल एड्रेस, अगेन बी आर टैग। अब हम लोग यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर 345673910। अब हम लोग यहाँ पे उसका कंट्री दिखा रहे हैं इंडिया। अब हम लोग इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको हम लोग रन करते हैं। जब हम लोग रन करते हैं, तो यहाँ पे इंडिया से अगर हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट नंबर और इनके बीच में अगर बी आर टैग नहीं दिए हैं, तो हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है और मेरा जो इंडिया है कंट्री, वो दोनों एक ही लाइन में आ जा रहा है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे बी आर टैग का यूज कर रहे हैं, बी आर टैग। अब इसको सेव करेंगे, तो मेरा जो कॉन्टैक्ट यहाँ पे नाम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और इंडिया, ये सारा मेरा एक स्पेसिफिक एड्रेस में आ गया। और जो मेरा एड्रेस टैग के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं, जितने भी वर्ड रहते हैं, वो सारे इटैलिक फॉर्मेट में रहते हैं। इटैलिक जैसे नाम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, इंडिया, ये सारे मेरा इटैलिक्स फॉर्मेट में है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वाइटेशन एलिमेंट, क्वाइटेशन टैग के बारे में। तो क्वाइटेशन टैग के बारे में जानने के लिए हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लेंगे। पैराग्राफ के अंदर हम लोग लॉरेम 5 लेते हैं।
लॉरेम 5 लेने के बाद हम लोग यहाँ पे इप्सम और डॉलर, इनके बीच में हम लोग क्वाइटेशन यानी कि क्यू एलिमेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसको कंट्रोल एक्स और उसके बाद यहाँ पे क्यू टैग के बाद अगेन पेस्ट, और हम लोग इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जो मेरा इप्सम और डॉलर, ये दोनों के बीच में एक क्वाइटेशन का मार्क आ गया अप साइड में। तो ये जो मेरा क्वाइटेशन एलिमेंट है वो क्या करता है कि एक क्वाइटेशन मार्क को ले आता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ब्लॉक वाइट एलिमेंट के बारे में, ब्लॉक वाइट टैग के बारे में। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं, और पैराग्राफ के अंदर हम लोग यहाँ पे अगेन लॉरेम 5 लेते हैं, लॉरेम 5, और हम लोग यहाँ पे एक और पैराग्राफ लेंगे, और उस पैराग्राफ के अंदर हम लोग यहाँ पे ब्लॉक वाइट देंगे। ब्लॉक वाइट के अंदर हम लोग यहाँ पे लेंगे लॉरेम 30। अब इंटर करते हैं तो हम लोग यहाँ पे, इससे पहले हम लोग यहाँ पे इसको वर्ड रैप कर देते हैं, वर्ड रैप। अब यहाँ पे जो ब्लॉक वाइट है मेरा, वो ब्लॉक वाइट क्या काम करता है, इसके लिए हम लोग इसको सेव करेंगे। और सेव करने के बाद देखते हैं कि ब्लॉक वाइट मेरा एक स्पेसिफिक पोजीशन और तो फिर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में ले आता है। जैसे हम लोग जो पहले का पैराग्राफ है उसमें हम लोग किसी भी तरह का कोई मार्जिन नहीं है, लेकिन जो हम लोग ब्लॉक वाइट यूज किए हैं वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट और एक स्पेसिफिक पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अबर टैग के बारे में। अबर टैग क्या करता है, इसके लिए हम लोग लॉरेम 5, और लॉरेम 5 में हम लोग यहाँ पे इप्सम अबर टैग, और अबर टैग में इसका टाइटल टाइटल तो हम कुछ नहीं देने वाले, और यहाँ पे अबर टैग में इप्सम को ले आए। अब हम लोग इसको सेव करते हैं। जब हम लोग का यूज करते हैं तो हम लोग का जो इप्सम है, इप्सम वर्ड है, वो वर्ड के नीचे कुछ अंडरलाइन करके डॉट डॉट अंडरलाइन करके आ रहा है। तो ये मेरा अबर टैग का काम होता है। तो अभी तक हम लोग देखें कि एक एड्रेस टैग का यूज कैसे करते हैं, क्वेटेशन टैग का यूज कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ पे ब्लॉक वाइट एलिमेंट का कैसे यूज करते हैं, और हम लोग यहाँ पे एक अबर टैग का कैसे यूज करते हैं। हम लोगों ने अभी 4 टैग के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग HTML के लिंक के बारे में बात करने वाले हैं। HTML लिंक में हम लोग एंकर टैग का यूज करते हैं। एंकर टैग डिफाइन करता है एक हाइपर लिंक को, जिसके थ्रू हम लोग एक वेब पेजेस से दूसरे वेब पेजेस में जा सकते हैं, या एक वेब पेजेस से दूसरे डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं। हम लोग एंकर टैग में एक हर्फ एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, जो हाइपर लिंक होता है, या किसी एक टेक्स्ट के रूप में भी हो सकता है, एक इमेज के भी रूप में हो सकता है। हम लोग एक टेक्स्ट के थ्रू भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं, और एक इमेज के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। जो इमेज को क्लिक करने के बाद हम लोग दूसरे वेब पेजेस या दूसरे डॉक्यूमेंट में जंप कर सकते हैं, या दूसरे वेब पेजेस में जा सकते हैं। चलिए हम लोग VS कोड के थ्रू इसे प्रैक्टिकल देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले VS कोड को ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद एक फाइल क्रिएट करेंगे, और उस फाइल का नाम देने वाले हम लोग लिंक। और हम लोग इस फाइल के अंदर बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे HTML का, और इसमें हम लोग टाइटल देने वाले हैं लिंक एलिमेंट, और हम लोग बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे एंकर टैग लेने वाले हैं, क्योंकि एंकर टैग के थ्रू ही हम लोग किसी हाइपर लिंक का क्रिएट कर सकते हैं, या फिर किसी दूसरे वेब पेजेस को इस वेब पेजेस में लिंक कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एंकर टैग लेंगे, और एंकर टैग के अंदर हम लोग हाइपर लिंक क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिंक करते हैं, और गूगल साइट को लिंक करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे HTTPS google.com। अब हम लोग इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं गूगल GWGLE, और इसको सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद हम लोग इसको रन करते हैं। रन करने के बाद मेरा गूगल आ गया, और जैसे ही हम लोग गूगल पर क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग गूगल के साइट में चले जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं इसको। तो हम लोग जैसे ही गूगल पर क्लिक किए वैसे ही हम लोग गूगल के साइट में आ गए। यानी कि एंकर टैग क्या करता है कि एक वेब पेजेस से दूसरे वेब पेजेस को लिंक करता है, और हम लोग जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करते हैं वैसे ही हम लोग दूसरे वेब पेजेस में पहुंच जाते हैं।
अब हम लोग दूसरा देखते हैं। अगर हम यहाँ चाहें तो आप वो विकीपीडिया और फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारे को हम लिंक कर दिए। और इसको अब हम लोग रन करते हैं, और रन करने के बाद देखते हैं। और जैसे ही हम लोग रन किया वैसे यहाँ पे, लेकिन सारे में गूगल है तो हम लोग सारे के नाम के भी चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पे विकिपीडिया, विकिपीडिया, और इसके जस्ट नीचे में हम लोग यहाँ पे फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट, और इसके नीचे यहाँ पे अमेजोन, अमेजोन। अब इसको सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक गूगल, विकिपीडिया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारे लिंक क्रिएट हो गए। अब हम लोग जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे ही उसके साइट पर पहुंच जाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे विकिपीडिया पर क्लिक करते हैं तो हम लोग विकिपीडिया के साइट पर आ गए। अब हम लोग जैसे यहाँ पे फ्लिपकार्ट पर क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग फ्लिप अब अब हम लोग जैसे ही फ्लिपकार्ट पर क्लिक किए वैसे ही हम लोग फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पर पहुंच गए। इसी तरह हम लोग यहाँ पे जैसे ही अमेजोन पर क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग अमेजोन के साइट पर भी पहुंच जाएंगे। तो हम लोग देखें कि कैसे हम दूसरे वेब पेजेस को अपने वेब पेजेस में ऐड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। अब हम लोग चाहें तो यहाँ पे एच टी एम एल के एक और फाइल क्रिएट करके हम लोग दूसरा फाइल का नाम देते हैं यहाँ पे डेमो। और हम लोग इसके अंदर यहाँ भी बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं और इसका टाइटल हम लोग देने वाले हैं यहाँ पे डेमो। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे सिंपल सा एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम लोग पता कर सकें कि हम लोग का जो ये वेब पेजेस है वो लिंक हो सका या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं, बस हेडिंग। अब इसको हम लोग सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद रन करते हैं। तो रन करने के बाद मेरा हेडिंग आ गया। अब हम लोग यहाँ पे इस हेडिंग वाली फाइल को, यानी कि डेमो फाइल को, हम लोग लिंक वाली फाइल से लिंक करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सा एक और demo.html, अब हम लोग यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, demo.html। अब हम लोग इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। और रन करने के बाद मेरा एक डेमो का भी एक लिंक क्रिएट हो गया। और जैसे हम लोग डेमो पर क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग डेमो वाले वेब पेजेस में पहुंच जाएंगे। तो अभी तक हम लोग देखा कि कैसे एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट के थ्रू। अब ये तो मेरा सारा सिंगल लाइन में आ रहा था। अगर हम चाहें तो इसको मल्टीपल लाइन में ला सकते थे। जब हम लोग मल्टीपल लाइन में लाने के लिए बी आर टेक का यूज करते हैं तो हम हर जगह बी आर टेक का यूज कर देंगे ताकि मेरा सारा न्यू लाइन में आ जाए। बी आर, अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद मेरा जो सारा लिंक है वो अलग अलग लाइन में आ गया। गूगल, विकिपीडिया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और डेमो। तो अभी तक हम लोग देखे कि एक टेक्स्ट के थ्रू कैसे लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक इमेज के थ्रू लिंक क्रिएट करेंगे। जैसे ही हम लोग इमेज पर क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग उसके साइट पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इमेज के थ्रू कैसे हम लोग लिंक क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गूगल इमेज, विकिपीडिया, ये सारे का इमेज हम लोग डाउनलोड कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप क्रोम से या फिर गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग ये सारे इमेजेस को जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग इसके साइट पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिंक लिंक करते हैं सारी इमेजेस को। इसके लिए हम लोग सबसे पहले एंकर टैग लेंगे और एंकर टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे उसके इमेज को ले लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे एंकर टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे गूगल, जहाँ पे गूगल टेक्स्ट है वहाँ पे हम लोग इमेज टैग को लेंगे। और इमेज टैग को जैसे ही लेंगे उसके बाद हम लोग यहाँ पे
गूगल की इमेज को यहाँ पे लिंक कर देंगे। और उसी तरह हम लोग यहाँ पे विकिपीडिया विकिपीडिया यहाँ भी इमेज लेंगे और इमेज टैग के अंदर हम लोग विकिपीडिया और फ्लिपकार्ट ING इमेज, और इमेज के अंदर हम लोग यहाँ पे लगेंगे फ्लिपकार्ट। और उसी तरह हम लोग यहाँ पे अमेजोन का भी करेंगे इमेज, और यहाँ पे इमेज के सोर्स में अमेजोन अमेजोन। और डेमो में हम लोग यहाँ पे एक बुक का इमेज लिए हैं, तो बुक का इमेज को दे देते हैं IMG, और सोर्स में IMG1। अब हम लोग इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद रन करते हैं। और रन करने के बाद देखते हैं कि हम लोग का गूगल का इमेज, विकिपीडिया, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और एक बुक, ये सारे का इमेज तो आ गया है। अब इमेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे हम लोग गूगल के साइट, जब हम लोग विकिपीडिया पर क्लिक करेंगे तो विकिपीडिया का साइट में चले जाएंगे। लेकिन ये सारे को हम लोग एक लाइन में ले आते हैं, और एक लाइन में लाने के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले BR टैग को हटाना पड़ेगा। लेकिन BR टैग को रहने दीजिए, हम लोग यहाँ पे स्टाइल को लगा लेते हैं, स्टाइल। और स्टाइल के अंदर हम लोग विथ देते हैं 60 पिक्सल, स्टाइल STY स्टाइल। और स्टाइल में हम लोग यहाँ पे विथ देते हैं 60 पिक्सल, और हाइट हम लोग यहाँ पे देते हैं 55 पिक्सल। और सारे में हम लोग सेम करेंगे हाइट और विथ। यहाँ पे इसका भी स्टाइल को ले आते हैं STY स्टाइल, और स्टाइल में हम लोग देंगे यहाँ पे हाइट 60 पिक्सल, और विथ हम लोग 55 पिक्सल। उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी स्टाइल हाइट 60 पिक्सल और विथ 60 पिक्सल। अब हम लोग यहाँ पे इमेज में भी दे देते हैं स्टाइल STY यानी स्टाइल हाइट 60 पिक्सल विथ 60 पिक्सल। अब लोग यहाँ पे स्टाइल एक टैग होता है जिससे हम लोग किसी का स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। CSS, इसको हम लोग CSS में पढ़ेंगे, जस्ट इसके बाद हम लोग CSS का वीडियो लाने वाले हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे। अभी तो आप समझ लीजिए हम लोग स्टाइल से इमेज के साइज को छोटा व बड़ा कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको सेव करके रन करते हैं, और रन करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सारे का साइज जो है वो छोटा हो चुका है। हम लोग जैसे ही गूगल पर क्लिक करेंगे वैसे गूगल के साइट में, विकिपीडिया पर क्लिक करेंगे तो विकिपीडिया के साइट में, और जैसे ही फ्लिपकार्ट अमेजोन पर क्लिक करेंगे वैसे उसके साइट में पहुंच जाएंगे। तो हम लोग इसको एक सिंगल लाइन में ले आते हैं तो और भी अच्छा देखने में लगेगा। उसके बाद तो हम लोग यहाँ पे सिंगल लाइन में लाने के लिए BR टैग सबसे हटा देना पड़ेगा, तो BR टैग को हम लोग हटा देते हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ से BR टैग को हटा चुके हैं, और इसको सेव करने के बाद हम लोग रन करते हैं। और जैसे ही रन करते हैं वैसे गूगल का इमेज, विकिपीडिया का इमेज, ये सारे इमेज एक लाइन में आ गए। और हम लोग जैसे ही विकिपीडिया पर क्लिक करेंगे, फेसबुक पर फ्लिपकार्ट पर क्लिक करेंगे, वैसे ही हम लोग उसके साइट पर पहुंच जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे विकिपीडिया पर क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम लोग विकिपीडिया पर क्लिक करेंगे वैसे हम लोग विकिपीडिया की साइट में पहुंच गए। तो इसी तरह हम लोग जैसे यहाँ पे अमेजोन पर क्लिक करेंगे वैसे हम लोग अमेजोन के साइट पर पहुंच जाएंगे। अमेजोन का साइट में आ गए। और इसी तरह जैसे ही हम लोग यहाँ पे फ्लिपकार्ट पर क्लिक करेंगे, गूगल पर क्लिक करेंगे, वैसे ही हम लोग उसके साइट पर पहुंच जाएंगे। और हम लोग एक खुद का बनाए थे demo.html, जिसमें हम लोग हेडिंग लिखे थे। तो हेडिंग जैसे ही हम लोग बुक पर क्लिक किए वैसे ही हम लोग हेडिंग वाले आने के दूसरे वेब पेज में आ गए। तो अभी तक हम लोग देखे कि कैसे एक इमेज के थ्रू हम लोग दूसरे वेब पेजेस में जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक बटन क्रिएट कर सकते हैं। और बटन
पर क्लिक करने के बाद हम लोग उसके साइट में जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले उसको देखने के लिए हम लोग VS कोड में जाते हैं, और VS कोड में हम लोग यहाँ पे एक बटन लेते हैं, और बटन बटन में हम लोग देते हैं यहाँ पे ऑन क्लिक, कि हम लोग जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग उसके साइट पर चल जाए। तो बटन ऑन क्लिक, उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट, इसके बारे में हम लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे। तो बस सब्र रखिए, धीरे धीरे हम लोग जावास्क्रिप्ट तक पहुंच जाएंगे। डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, और हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन लिए, और यहाँ पे एक सेमी कॉलन लेंगे, और इस सेमी कॉलन के अंदर हम लोग यहाँ पे इसका लिंक दे देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिंक देते हैं, सपोज करिए हम लोग यहाँ पे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन का लिंक दे देते हैं, अमेजोन अमेजोन का लिंक दे दिए, और हम लोग यहाँ पे बटन में लिख देते हैं अमेजोन, गो टू अमेजोन। गो टू अमेजोन। अब इसको कंट्रोल एस करते हैं, और हम लोग सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर, और जैसे ही हम लोग रन किए वैसे ही एक बटन क्रिएट हो गया है, और बटन पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग अमेजोन पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम लोग बटन पर क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम लोग बटन पर क्लिक किया वैसे ही हम लोग अमेजोन के साइट पर आ गए। तो हम चाहें तो बटन को एक न्यू लाइन में ले आ सकते हैं, बटन को एक न्यू लाइन में ला सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक PR टैग का यूज कर देंगे, और PR टैग के थ्रू हम लोग यहाँ पे बटन को एक न्यू लाइन में ले आएंगे। अब मेरा जो बटन है वो एक न्यू लाइन में आ गया। तो अभी तक हम देखें कि कैसे एक टेक्स्ट के थ्रू लिंक क्रिएट कर सकते हैं, इमेज के थ्रू कैसे एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं, और एक बटन के थ्रू कि हम बटन पर जैसे क्लिक करें वैसे हम लोग दूसरे वेब पेज में या दूसरे वेबसाइट पर चले जाएं। वो देखें। आप चाहें तो आप इसको और भी अच्छा कर सकते हैं, जैसे इमेज के नीचे एक बटन दें और बटन पर क्लिक करें तो एक न्यू वेब पेज में जाए। तो आप इसको धीरे धीरे और भी ज़्यादा इंप्रूव करिएगा। और हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं कि कैसे हम लोग एक जीमेल को लिंक कर सकते हैं, एक ईमेल को कैसे लिंक कर सकते हैं, कि हम जैसे ही बटन पर क्लिक करें या फिर ईमेल पर लिंक पर क्लिक करें वैसे हम लोग उसके लिंक पर चले जाएं, तो फिर उसके मेल सेंड करने के लिए चले जाएं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक एंकर टैग लेंगे, और एंकर टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे, और एंकर टैग लेने के बाद हम लोग यहाँ पे एक मेल टू, आप यहाँ पे अपना मेल दे सकते हैं। अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद हालांकि यहाँ पे लिख देते हैं सेंड ईमेल। अब इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद रन करते हैं। रन करने के बाद मेरा एक सेंड ईमेल करके आ गया, और हम लोग जैसे ही सेंड ईमेल पर क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग उसके ईमेल पर कुछ सेंड कर सकते हैं। जैसे मेरा जो ईमेल था वो यहाँ पे आ गया, हम यहाँ चाहें तो कुछ भी लिख के उसको सेंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोगों देखेंगे, हम लोग ने देखे कि एक टेक्स्ट के थ्रू कैसे लिंक क्रिएट कर सकते हैं, इमेज के थ्रू कैसे लिंक क्रिएट कर सकते हैं, और एक बटन पर कैसे हम क्लिक करके दूसरे वेब पेजेस में जा सकते हैं, और एक मेल यानी कि हम कैसे किसी व्यक्ति को मेल कर सकते हैं। HTML के इस सीरीज में हम लोग CSS के बारे में बात करने वाले हैं। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS में हम लोग किसी भी वेबसाइट या किसी भी वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं, कि वहाँ पे मेरा जो कलर है, बैकग्राउंड कलर, वो कैसा रहने वाला है, उसका फॉन्ट साइज क्या रहने वाला है, उसका जो मार्जिन पैडिंग है वो क्या रहने वाला है। ये सारी चीज़ों को हम CSS के थ्रू करते हैं। HTML में CSS 3 टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल CSS होता है, एक इंटरनल CSS होता है, और एक इनलाइन CSS होता है। तो इनलाइन CSS में हम एक ही लाइन के अंदर HTML का एलिमेंट और CSS का एलिमेंट दोनों को एक ही लाइन के अंदर करते हैं। अब हम लोग एक्सटर्नल CSS के बारे में बात करते हैं। एक्सटर्नल CSS में हम लोग दोनों के लिए एक सेपरेट फाइल क्रिएट करते हैं। HTML के लिए एक अलग फाइल क्रिएट करते हैं, और CSS के लिए एक अलग फाइल क्रिएट करते हैं। HTML के फाइल में HTML का कोड, और CSS के फाइल में CSS का कोड लिखते हैं। और इंटरनल CSS में हम लोग
एक ही फाइल के अंदर HTML का कोड और CSS का कोड, दोनों के कोड को एक ही फाइल के अंदर रखते हैं। तो चलिए हम लोग VS कोड में प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले VS कोड ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे CSS के नाम से, और यहाँ पे हम लोग एक्सक्लेमेशन के थ्रू HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे, और बॉयलर प्लेट में हम लोग टाइटल देने वाले हैं CSS इन HTML। अब हम लोग यहाँ पे इनलाइन CSS का बात करने वाले हैं। तो इनलाइन CSS में हम लोग HTML का कोड और CSS का कोड दोनों को एक ही लाइन में लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लेते हैं, और पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे लॉरेम पाइप लेते हैं, और हम लोग यहाँ पे इनलाइन CSS यानी स्टाइल लगाते हैं। स्टाइल हम लोग यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसका कलर को चेंज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कलर, सपोज हम लोग रेड करते हैं, और रेड। अब हम लोग इसको सेव करके रन करते हैं। हम लोग का जो पैराग्राफ वाला है लॉरेम, वो मेरा रेड कलर में आ चुका है। तो हम लोग इसको दोनों को एक सेम विंडो में कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसका जो फॉन्ट साइज है, हम लोग फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज हम लोग सपोज यहाँ पे 20 पिक्सल देते हैं, 20 पिक्सल, Ctrl+S। तो मेरे जो पैराग्राफ का साइज है वो टेक्स्ट का थोड़ा इंक्रीज हो गया। अब हम लोग यहाँ पे चाहे तो इसका बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हम लोग सपोज यहाँ पे ऑरेंज दे देते हैं, ऑरेंज। अब हम लोग इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद मेरा जो पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर है वो ऑरेंज हो चुका है। तो हम लोग अभी देखें कि इनलाइन CSS कैसे करते हैं। हम लोग यहाँ पे एक और हेडिंग टैग लेते हैं, हेडिंग टैग, और हेडिंग टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं हेडिंग, और हम लोग हेडिंग में यहाँ पे स्टाइल लगाते हैं। स्टाइल हम लोग यहाँ पे स्टाइल में देते हैं कलर ब्लू। ब्लू अब हम लोग इसको सेव करते हैं। तो मेरा जो एक हेडिंग आया, और हेडिंग का जो कलर है वो ब्लू है। अभी तक हम लोग देखे कि इनलाइन CSS कैसे करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इंटरनल CSS कैसे करते हैं। इंटरनल CSS मतलब HTML के ही फाइल में हम लोग CSS दोनों को सेम फाइल में रखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ये दोनों को हटा लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक CSS लिखेंगे। CSS के लिए हम लोग यहाँ पे स्टाइल टैग लेंगे। हेड टैग के अंदर हम लोग स्टाइल टैग लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टाइल टैग लेंगे, और स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे बॉडी, और बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ पे जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पे सपोज करिए येलो लेते हैं। अब हम लोग इसको सेव करते हैं। तो हम लोग जैसे ही सेव किए वैसे ही हम लोग का जो बैकग्राउंड कलर है वो पूरा येलो हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे एक सेकंड लेते हैं। बॉडी टैग के अंदर हम लोग एक यहाँ पे पैराग्राफ लेते हैं, और पैराग्राफ के अंदर हम लोग लिखते हैं लॉरेम 15। अब हम लोग इसको यहाँ पे वर्ड रैप कर लेते हैं पहले। अब हम लोग का जो पैराग्राफ है इसके कलर को हम लोग चेंज करते हैं। तो इनलाइन CSS में हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ लेंगे, और पैराग्राफ के अंदर हम लोग यहाँ पे इसका जो कलर है, कलर वो हम लोग यहाँ पे ब्लू ले लेते हैं, और इसको सेव करते हैं। जैसे ही हम लोग सेव किए वहाँ पे पैराग्राफ आ गया एक, और पैराग्राफ का जो कलर है वो मेरा ब्लू कलर है। अब हम लोग चाहते हैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो बैकग्राउंड कलर पर्पल हो जाए, पर्पल। अब हम लोग इसको सेव करते हैं। तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है पैराग्राफ का वो पर्पल हो गया। हालांकि इसमें क्लियर दिख नहीं रहा, तो हम लोग यहाँ पे फॉन्ट का जो कलर है उसको चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट का कलर हम लोग यहाँ पे रेड कर लेते हैं। अब हम लोग सेव करते हैं। तो मेरा जो पैराग्राफ है उसका कलर रेड हो चुका है, और जो बैकग्राउंड कलर है उसका कलर पर्पल हो चुका है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे एक और
हेडिंग टैग लेते हैं और हेडिंग टैग में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग। इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद मेरा एक हेडिंग आ गया। और यहाँ पे हम लोग हेडिंग लेते हैं और हेडिंग में हम लोग यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग चेंज कर देते हैं। और हम लोग जैसे ही कंट्रोल एस किए हैं वैसे ही यहाँ पे इसका ले लेते हैं ब्लू। H1 है, H1। अब कंट्रोल एस। हाँ, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे हेडिंग लिए और हेडिंग का बैकग्राउंड कलर ब्लू दिए, वैसे ही मेरा जो हेडिंग का है वो बैकग्राउंड कलर ब्लू हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे जो पैराग्राफ है इसका फॉन्ट साइज अगर चेंज करें तो फॉन्ट साइज हम लोग यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर देते हैं। 20 पिक्सल। और जैसे ही हम लोग सेव करते हैं वैसे ही मेरा जो हेडिंग पैराग्राफ का फॉन्ट साइज है वो मेरा 20 पिक्सल हो गया, यानी कि इंक्रीज हो गया। तो अभी हम लोग बात किए इनलाइन सीएसएस और इंटरनल सीएसएस के बारे में। अब हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। तो एक्सटर्नल सीएसएस के लिए हम लोग सबसे पहले एक अलग से फाइल बना लेंगे सीएसएस का। उसका नाम हम लोग देने वाले स्टाइल डॉट सी एस एस। सी एस एस मेरा एक्सटेंशन है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसके बाद हम लोग एच टी एम एल फाइल के अंदर हम लोग एक यहाँ पे पैराग्राफ टैग लेंगे और पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग लॉरेम 10 लेते हैं। लॉरेम 10। अब हम लोग सी एस एस फाइल के अंदर जो पैराग्राफ है वो लेते हैं। तो पैराग्राफ मेरा एक सेलेक्टर हो गया और सेलेक्टर के बाद हम लोग करली ब्रैकेट्स और इसके अंदर हम लोग एक प्रॉपर्टी लेते हैं कलर। कलर और इसका जो कलर है वो हम लोग यहाँ पे ब्लू देते हैं। ब्लू। अब हम लोग इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम लोग इसको रन करते हैं। तो मेरा जो यहाँ पे पैराग्राफ आया वो प्रिंट हो गया। हालांकि इसका जो कलर है वो ब्लू नहीं हुआ क्योंकि हम लोग सीएसएस फाइल को लिंक नहीं किए हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले सीएसएस फाइल को हम लोग हेड टैग के अंदर लिंक कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिंक सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस। अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं और जैसे ही सेव करेंगे वैसे मेरा जो पैराग्राफ का कलर है वो मेरा ब्लू हो गया। अब हम लोग चाहे तो ये जो पैराग्राफ है इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हम लोग फॉन्ट साइज यहाँ पे ले लेते हैं 15 पिक्सल। अब हम लोग इसको सेव करते हैं और जैसे ही सेव किए वैसे ही मेरा पैराग्राफ का साइज थोड़ा सा इंक्रीज किया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 25 पिक्सल। और जैसे ही सेव करते हैं वैसे मेरा पैराग्राफ का जो साइज है फॉन्ट साइज वो इंक्रीज हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पे येलो ले लेते हैं। येलो। अब हम लोग इसको सेव करते हैं और जैसे ही सेव किए वैसे मेरा पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो गया। और इससे पहले हम लोग यहाँ पे एक बॉडी बॉडी टैग यानी कि बॉडी एट्रीब्यूट लेते हैं। बॉडी टैग यानी बॉडी सेलेक्टर लेते हैं। और तो बॉडी और बॉडी के बाद हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स। उसके बाद यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी देते हैं बैकग्राउंड कलर। इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पे ऑरेंज देते हैं और इसको सेव करते हैं। और हम लोग जैसे ही सेव किए वैसे पूरा बॉडी यानी कि पूरे वेब पेज का ही जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरा ऑरेंज हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एक और HTML फाइल में एक और टैग लेते हैं यहाँ पे हेडिंग टैग। और हेडिंग टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग। इसको सेव करते हैं और जैसे ही सेव किया वैसे मेरा वेब पेज में हेडिंग आ गया। अब हम लोग चाहते हैं कि मेरा जो हेडिंग है वो उसका कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे H1 लेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स और इसके अंदर इसका प्रॉपर्टी देंगे हम लोग यहाँ पे कलर। और इसका कलर जो है सो रेड कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मेरा जो हेडिंग का कलर है वो रेड हो चुका है। ये फ्रेम होता है कि हम लोग एक वेब पेज के अंदर मल्टीपल वेब पेज को या फिर दूसरे वेब पेज को
दिखा सकते हैं। जैसे हम लोग एक वेबसाइट का पेज है, उसके अंदर हम लोग दूसरी वेबसाइट का पेज या फिर दूसरी एचटीएमएल पेज को दिखा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको VS कोड में देखते हैं ताकि और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग सबसे पहले VS कोड ओपन करेंगे, और VS कोड ओपन करने के बाद हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे, और इस फाइल का नाम हम लोग फ्रेम देने वाले हैं। और हम लोग यहाँ पे HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे, और इसमें हम लोग टाइटल देने वाले हैं आई फ्रेम। उसके बाद हम लोग बॉडी टैग के अंदर एक फ्रेम लेने वाले हैं, और आई फ्रेम। और इस आई फ्रेम के अंदर हम लोग जो सोर्स देने वाले हैं वो कुछ दूसरी वेबसाइट का, या फिर हम लोग अपने कोई मल्टीपल HTML पेज का दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक और HTML का फाइल क्रिएट करते हैं, और इस फाइल का हम लोग देते हैं नाम demo.html। और इसमें भी हम लोग बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग टाइटल देंगे इसमें डेमो और आई फ्रेम। अब बॉडी टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे सिंपल एक हेडिंग ले लेते हैं, और हेडिंग में हम लोग देते हैं लर्निंग आई फ्रेम टैग इन HTML। अब हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लेते हैं, और पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे लॉरेम 5 देते हैं। लॉरेम 5 ने लॉरेम 50 देते हैं, ताकि मेरा जो लाइन है वो मल्टीपल आए, ताकि हमें और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिले। और हम लोग यहाँ पे इसको वर्ड रैप कर लेंगे, व्यू वर्ड रैप। वर्ड रैप से होता है कि मेरा जो सिंगल लाइन में आ रहा था वो मल्टीपल लाइन में आता है, मल्टीपल लाइन में आता है। अब हम लोग यहाँ पे इसका जो हेड, यहाँ पे मेरा हेड टैग आ गया, तो इसको हम लोग सबसे पहले हेडिंग लेना है। तो हेडिंग लेंगे, और हेडिंग के अंदर देंगे हम लोग लर्निंग फॉर आई फ्रेम टैगिंग HTML। चलिए ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे स्टाइल लेंगे, ताकि मेरा वेब पेज थोड़ा अच्छा से दिखे। तो हम लोग यहाँ पे स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे ऑरेंज दे देते हैं, ऑरेंज। और हम लोग हेडिंग टैग के अंदर यहाँ पे स्टाइल देते हैं, और स्टाइल में हम लोग यहाँ पे कलर लेते हैं, और कलर हम लोग यहाँ पे कोई भी रेड कलर ले लेते हैं, और इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद जो मेरा demo.html है, उसको हम frame.html में आई फ्रेम के साथ सोर्स में लिंक करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे demo.html दे देते हैं, और इसको हम लोग सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम लोग रन करते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर। अब हम लोग देखते हैं कि मेरा एक फ्रेम आ गया है, जिसमें हम लोग जो हेडिंग दिए थे रेड कलर, वो रेड कलर है, और एक मेरा जो पैराग्राफ है वो ऑरेंज कलर है। अगर हम चाहें तो इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, आई फ्रेम के साइज को भी बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे हम चाहें तो दूसरी वेबसाइट लाइक विकिपीडिया, गूगल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उस वेबसाइट को भी अपने फ्रेम के अंदर ला सकते हैं। कुछ वेबसाइट होती है जो कि अलाउ नहीं करती कि अपने वेबसाइट को किसी दूसरे फ्रेम या फिर किसी दूसरी वेबसाइट में दिखाए। जैसे गूगल, गूगल कभी भी हमारे फ्रेम के अंदर नहीं आने वाला, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम गूगल कोई मल्टीपल वेबसाइट में चल जाएगा तो फिर गूगल का मेन वेबसाइट का उतना ज़्यादा क्लियरिटी फोकस नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं कि किसका किसका आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे पहले सबसे पहले इसका स्टाइल के साथ इस फ्रेम का साइज वगैरह देख लेते हैं। तो स्टाइल देंगे, और स्टाइल में हम लोग यहाँ पे इसका हाइट दे देते हैं, और हाइट हम लोग देते हैं यहाँ पे लाइक 400 पिक्सल। और हम लोग यहाँ पे विड्थ देते हैं इसका विद ऑल्सो 600 पिक्सल। अब इसको हम लोग सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम लोग जब इसको रन करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि मेरा जो फ्रेम है वो दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे किसी तरह का कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है, तो मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये फ्रेम है या फिर मेरा वेब पेज ही। हम लोग यहाँ पे चाहे तो इसका बॉर्डर दे सकते हैं, या फिर ये जो हाइट है इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। अगर हाइट अगर हाइट हम ना दें, तो पहले जो मेरा एरो का साइन आ रहा था,
कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एस। जब हम इसको नहीं देते तब मेरा एक एरो का साइन आ रहा है, जिससे पता चल जाता है कि मेरा जो फ्रेम है वो एरो के अंदर मतलब उतना ही साइज में है। और तो हम लोग यहाँ पे स्टाइल दे सकते हैं, हाइट विड्थ भी दे सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे अब एक अदर वेबसाइट को ला के देखते हैं। हम लोग यहाँ पे आई फ्रेम लेंगे, आई फ्रेम, और सोर्स में हम लोग देंगे यहाँ पे एच टी टी पी एस, और विकीपीडिया देते हैं, विकीपीडिया। www.wikipedia.com। अब इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एक मेरा एक और फ्रेम आ गया होगा। हाँ, एक और फ्रेम आ गया जिसमें हम लोग विकिपीडिया को ले आए हैं। तो आप विकिपीडिया के फ्रेम को बढ़ा सकते हैं, इसके हम लोग स्टाइल देते हैं यहाँ पे, स्टाइल। और स्टाइल में हम लोग हाइट देते हैं, हाइट सपोज 400 तो कम हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 500 देते हैं, 500 पिक्सल। और हम लोग यहाँ पे इसका विड्थ देते हैं 700 पिक्सल, और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं कि मेरा जो विकिपीडिया है वो हमारा एक फ्रेम आ चुका है। हालांकि इसका जो हाइट भी थे वो हम लोग इंक्रीज किए हुए, बढ़ाए हुए हैं स्टाइल के साथ। और जो मेरा पहले का फ्रेम था उसको हम लोग बढ़ाए नहीं है, इसलिए वो छोटा दिख रहा है, और विकिपीडिया मेरा बड़ा दिख रहा है। तो अभी तक हम लोग देखे कि एक फ्रेम कैसे बना सकते हैं, फ्रेम के अंदर हम लोग दूसरी वेबसाइट या फिर दूसरे वेब पेज को अपने वेब पेज के अंदर कैसे दिखा सकते हैं। आई फ्रेम करता है कि मेरा जो करंट एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कोई अदर एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को ले आता है। और अभी तो हम लोग देखें कि आई फ्रेम के अंदर हम अदर वेबसाइट जैसे विकीपीडिया को कैसे लाएं, और अपने एचटीएमएल पेज को कैसे लाएं। तो हम लोग फ्रेम के बारे में जानकर अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक लिंक पर क्लिक करें तो एचटीएमएल का जो मेरा फ्रेम है उसमें विकिपीडिया की जगह फ्लिपकार्ट आ जाए, या फिर कोई अदर आ जाए। जैसे हम लिंक पर क्लिक करें, सेम आई फ्रेम में मेरा कोई मल्टीपल आ तो फिर दूसरा वेबसाइट आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले एक नेम एट्रीब्यूट हम लोग आई फ्रेम टैग के अंदर, और एक लिंक बनाएंगे जो उसमें हम लोग टारगेट एट्रीब्यूट को लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं एक नेम। तो यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं नेम, और नेम के अंदर हम लोग देते हैं आई फ्रेम, कुछ भी दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आई फ्रेम ए। और हम लोग जस्ट इसी के नीचे एक पैराग्राफ टैग लेते हैं, और पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोग एक एंकर टैग लेते हैं। और एंकर टैग के अंदर हम लोग कोई भी वेबसाइट का नाम देते हैं, जैसे हम लोग एच टी टी पी एस विकीपीडिया की जगह फ्लिपकार्ट देते हैं। कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल वी कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे टारगेट देते हैं, टारगेट। और टारगेट के अंदर हम लोग जो आई फ्रेम ए नाम दिए हैं उसको ले आएंगे। तो आई फ्रेम हम लोग यहाँ पे नाम दिए थे आई फ्रेम ए, आई फ्रेम ए। अब सेम नाम को हम लोग कॉपी करके यहाँ पे टारगेट में दे देंगे, कंट्रोल भी। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लिक है फॉर फ्लिपकार्ट। अब हम लोग इसको सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम लोग देखेंगे कि एक मेरा लिंक क्रिएट हो गया होगा, और जिसमें लिखा होगा गो टू फ्लिपकार्ट, क्लिक है फॉर फ्लिपकार्ट। आने की हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही हम लोग फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पर अपने फ्रेम में ले आएंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और जैसे ही हम लोग क्लिक किए, आई थिंक फ्लिपकार्ट इज ऑल्सो नॉट अलाउड फॉर अदर वेबसाइट्स। अच्छा, हम लोग यहाँ पे फ्लिपकार्ट दिए ही नहीं है, विकीपीडिया ही है, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फ्लिपकार्ट लिखेंगे, फ्लिपकार्ट, और इसको सेव करेंगे। और सेव करने के बाद हम लोग अब क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम लोग क्लिक किए वैसे ही मेरा फ्लिपकार्ट का वेबसाइट मेरे फ्रेम के अंदर आ गया। तो अभी तक हम देखें कि एक आई फ्रेम क्या होता है, आई फ्रेम टैग का यूज़ कैसे हो करें, उसके अंदर स्टाइल के साथ उसका हाइट और विड्थ कैसे मेंटेन करें, और उसके अगर हम कोई क्लिक करें तो सेम आई फ्रेम के अंदर हम मल्टीपल वेबसाइट को कैसे दिखा सकते हैं। HTML सीरीज के इस वीडियो में हम लोग इमेज टैग के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक वेब पेज में इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग एक वेब पेज को अच्छा दिखाने के लिए उसमें इमेज इंसर्ट करें। तो इमेज टैग के बारे में जानने के लिए हम लोग सबसे पहले VS कोड ओपन करेंगे।
VS कोड ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे। उस फाइल का नाम हम लोग देने वाले हैं image.html। और यहाँ पे हम लोग वॉयलेट प्लेट क्रिएट कर लेंगे HTML का। और हम लोग यहाँ पे इसका टाइटल देने वाले हैं इमेज इमेज टैग। अब हम लोग बॉडी टैग के अंदर एक इमेज को लेंगे और उस इमेज की साइज को छोटा या बड़ा करके देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक इमेज लेते हैं और इमेज का दो एट्रीब्यूट होता है, एक तो सोर्स होता है और एक अल्ट होता है। तो सोर्स में हम लोग देखते हैं कि जो मेरा इमेज, जिस इमेज को हम लोग वेब पेज में लाते हैं उसका एक एड्रेस या फिर लोकेशन, तो उसको हम लोग सोर्स के अंदर देते हैं। और अल्ट में हम लोग उस इमेज से रिलेटेड या फिर उस इमेज का एक अल्टरनेट नेम देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सोर्स में हम लोग इस फाइल के अंदर एक इमेज इंसर्ट करके रखे हुए ये वाला, तो हम लोग इस इमेज को यूज करने वाले। तो हम लोग यहाँ पे इसका जो एड्रेस है image.jpg वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे image.jpg। आप लोग सीधा इसको रन करके देखें तो रन करने के बाद मेरा जो इमेज है वो मेरा वेब पेज में आ चुका है। हम लोग इसको विंडो में कर लेते हैं। ये मेरा इमेज है। अब हम यहाँ पे इमेज के साइज को छोटा या बड़ा करेंगे क्योंकि इमेज मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पे इनलाइन सीएसएस का भी यूज कर सकते हैं और इंटरनल सीएसएस का भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इनलाइन सीएसएस लेते हैं। इनलाइन सीएसएस में हम लोग स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे हाइट, इसका जो हाइट है वो हम लोग 400 पिक्सल देते हैं, 400 पिक्सल। और इसका जो विड्थ है वो भी हम लोग 400 पिक्सल देते हैं। अब इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम लोग इसको रन करते हैं। तो रन करने के बाद देखते हैं कि मेरा जो इमेज का साइज है वो छोटा हो गया है। मेरा जो इमेज का साइज है वो छोटा हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे चाहें तो इंटरनल सीएसएस का भी यूज कर सकते हैं। इंटरनल सीएसएस के लिए हम लोग यहाँ पे हेड टैग के अंदर यहाँ पे स्टाइल लेंगे, स्टाइल टैग। और स्टाइल टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे इमेज और इमेज सेलेक्टर के अंदर हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लेते हैं और प्रॉपर्टी में हम लोग यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लेते हैं। और जो इमेज का मेरा बॉर्डर है वो रेडियस आने की थोड़ा वृत्ताकार में हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे 10% देते हैं। अब इसको सेव करते हैं। तो हम लोग जैसे ही सेव किए वैसे हम लोग का जो इमेज है वो थोड़ा रेडियस में होता हुआ दिख रहा है 10%। अगर हम चाहें तो इसको बढ़ाएं तो बढ़ाने के बाद मेरा 20% और 20% में कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो ये देखने में तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए 10% या 5% ही ठीक है। तो हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं और हेडिंग टैग के अंदर हम लोग लेते हैं यहाँ पे गो टू लंदन। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा गो टू लंदन आ गया। अब हम लोग गो टू लंदन का कलर को चेंज करना चाहें तो हम लोग इंटरनल सीएसएस के अंदर यहाँ पे H1 और H1 सेलेक्टर के अंदर हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी लेंगे इसका कलर। और हम लोग कलर यहाँ पे देने वाले हैं रेड, और रेड दे दिया। अब हम लोग इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा जो हेडिंग का कलर है वो रेड हो गया है। अब हम चाहे तो यहाँ पे और भी कुछ स्टाइल लगा सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एक मर्क्यू टैग का यूज करते हैं। मर्क्यू टैग, और इस मर्क्यू टैग में हम लोग यहाँ पे देते हैं अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा एक लंदन करके आ रहा है। तो हम लोग इस तरह के और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट या फिर टैग का यूज कर सकते हैं। HTML सीरीज के इस वीडियो में हम लोग इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट इज ऑलवेज स्टार्टेड विथ न्यू लाइन, बट inline element is not
नेसेसरी टू स्टार्ट विथ योर न्यू लाइन। हमारा जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो हमेशा एक नई लाइन के साथ स्टार्ट होता है, और जो हमारा इनलाइन एलिमेंट है वो नई लाइन के साथ स्टार्ट नहीं होता। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं ताकि मेरा कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले VS कोड ओपन करेंगे, और VS कोड ओपन करने के बाद हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे, और उस फाइल का नाम हम लोग देने वाले ब्लॉक। और यहाँ पे हम लोग HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ पे इसका टाइटल देने वाले हम लोग ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट। और हम लोग बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट और एक इनलाइन एलिमेंट के टैग को देखने वाले, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉक लाइन एलिमेंट वाले पैराग्राफ टैग को लेते हैं। तो पैराग्राफ टैग लेते हैं, और उसके अंदर हम लोग देते हैं lorem 5, और इसको हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। रन करने के बाद हम लोग देखते हैं कि मेरा जो lorem 5 है वो हमारी ब्राउजर पर रन हो गया है, यानी कि डिस्प्ले कर रहा है। तो हम लोग अब देखते हैं कि ये जो मेरा इनलाइन एलिमेंट है या ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो हम लोग इसको इंस्पेक्ट में जाएंगे, और इंस्पेक्ट में जाने के बाद हम लोग बॉडी के अंदर जो पैराग्राफ टैग है वो पैराग्राफ को देखते हैं। तो मेरा जो पैराग्राफ है वो पूरे एक लाइन को कंज्यूम कर रहा है, यानी कि हमारा जो पैराग्राफ है वो एक लाइन के बाद दूसरे लाइन से स्टार्ट होगा। तो मेरा जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो पैराग्राफ है। अब हम लोग CSS के थ्रू इसके बैकग्राउंड कलर देते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये कितना बैकग्राउंड को कंज्यूम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे स्टाइल, और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ऑरेंज। और इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो मेरा लॉरेम है वो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज ले रहा है, वो भी कंप्लीट लाइन को ले रहा है। अब हम लोग यहाँ पे एक ड्यू टैग लेते हैं। ड्यू टैग इज ऑल्सो या ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो हम लोग एक ड्यू टैग लेते हैं, और ड्यू टैग में हम लोग लॉरेम 5 लेते हैं, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो मेरा ड्यू टैग है वो भी मेरा पूरा कंप्लीट लाइन को ले रहा है, यानी कि ड्यू टैग भी मेरा जो है सो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ये भी हमेशा एक न्यू लाइन के साथ स्टार्ट होगा। अब हम लोग यहाँ पे एक इनलाइन एलिमेंट अस्पेन टैग को लेते हैं, अस्पेन टैग। और इसके अंदर भी हम लोग लॉरेम 5 लेते हैं, और इसको भी सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं कि मेरा जो अस्पेन टैग है वो मेरा बस उतना ही स्पेस ले रहा है जितना उसको नेसेसरी है, जितना उसको चाहिए। तो मेरा जो अस्पेन टैग है वो एक इनलाइन एलिमेंट है। अब हम लोग स्पेन के जस्ट नीचे हम लोग यहाँ पे और पैराग्राफ टैग लें, और इसके अंदर हम लोग दें यहाँ पे राम, और इसको सेव करें। सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो मेरा राम है वो फिर से एक न्यू लाइन में स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर हम इसी के जस्ट नीचे एक और स्पेन टैग दें, स्पेन टैग, और इसके अंदर भी हम लोग राम लिखें और इसको सेव करें, तो सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं कि जो मेरा राम है वो स्पेन टैग में एक खत्म होने के बाद दूसरा वहीं से स्टार्ट हो गया, यानी कि सेम लाइन में स्टार्ट हो गया। बट पैराग्राफ टैग इज नॉट स्टार्टेड विद सेम लाइन। तो पैराग्राफ टैग मेरा इनलाइन एलिमेंट नहीं है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और जो मेरा स्पेन है वो एक इनलाइन एलिमेंट है, वो पूरे लाइन को कंज्यूम नहीं करता है, वो उतना ही स्पेस लेता है जितना उसको नेसेसरी है। बट ड्यू एलिमेंट यानी कि डिवीजन, तो डिवीजन एलिमेंट और पैराग्राफ ये दोनों मेरा कंप्लीट लाइन को लेता है। अब हम लोग यहाँ पे जो मेरा स्पेन टैग है इसमें भी अगर यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दें स्टाइल, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम लोग दे देते हैं येलो, येलो, और इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा जो स्पेन वाला टैग है वो मेरा उतना ही बैकग्राउंड कलर कर रहा है जितना उसको चाहिए, जितना उसको नेसेसरी है। बट मेरा पैराग्राफ जो है वो पूरे लाइन को ही बैकग्राउंड कलर कर दे रहा है। और हम लोग यहाँ पे ड्यू टैग में भी एक बैकग्राउंड कलर लेके देख लेते हैं। ड्यू टैग बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पे एक वो ले लेते हैं, और इसको सेव करते हैं। सेव। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो मेरा पैराग्राफ टैग है और जो मेरा ड्यू टैग है ये दोनों एक कंप्लीट लाइन को
बैकग्राउंड कलर कर रहा है, यानी कि ये पूरे कंप्लीट लाइन को ले रहा है। और जो मेरा स्पैन टैग है वो मेरा उतना ही जगह ले रहा है, उतना ही बैकग्राउंड कलर कर रहा है जितना उसको नेसेसरी है। आज की इस वीडियो में हम लोग लिस्ट पढ़ने वाले हैं। लिस्ट सेट ऑफ रिलेटेड आइटम्स का एक ग्रुप है। जैसे हम लोग कहीं कोई सामान लेने जाते हैं, जैसे ग्रोसरी का सामान लेने जाते हैं, तो हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं। मे बी कि वो लिस्ट हमारा एक ऑर्डर लिस्ट में हो या फिर एक अनऑर्डर में हो। अगर ऑर्डर में रहता है तो फिर मे बी कि हम लोग जो मार्किंग करते हैं वो वन नंबर में करते हैं, या फिर हम लोग हो सकता है कि अपर केस लेटर या लोअर केस लेटर में करते हैं। और अगर हम लोग रोमन में करते हैं तो रोमन में भी अपर केस या लोअर केस में करते हैं। और अगर हम लोग लिस्ट एक अनऑर्डर लिस्ट में करते हैं तो अनऑर्डर में हम लोग आ तो फिर सर्कल का यूज करते हैं, आ तो फिर स्क्वायर का यूज करते हैं। हो सकता है कि हम लोग नन भी यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई मार्किंग यूज ना करें। तो चलिए हम लोग इसको और भी ज्यादा डिटेल में जानने के लिए VS कोड में चलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले VS कोड ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे, और उस फाइल का नाम हम लोग देने वाले हैं लिस्ट। और हम लोग यहाँ पे HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग टाइटल देने वाले हैं लिस्ट टैग। अब हम लोग बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे तीन लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। थ्री टाइप ऑफ लिस्ट। फर्स्ट इज ऑर्डर लिस्ट, सेकंड इज अनऑर्डर लिस्ट, एंड थर्ड इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो हम लोग सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट के बारे में बात करते हैं। ऑर्डर लिस्ट में हम लोग तो हो सकता है कि मेरा नंबर में दिखाए। जो मेरा लिस्ट रहता है वो एक मार्किंग में रहता है। हो सकता है कि वो जो मार्किंग है वो अपर किस लेटर में हो, लोअर किस लेटर में हो, या फिर किसी नंबर में हो। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट लेंगे, ऑयल। और यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के बाद हम लोग एक लिस्ट लेंगे, लिस्ट टैग। और लिस्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे मल्टीपल बुक्स का नाम देते हैं, जैसे हम लोग DBMS। ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी। अब हम लोग इसको रन करते हैं। सही। हम लोग इसको ओपन विथ लाइव सर्वर, और जब रन करते हैं तो मेरा एक DBMS आ गया। और जो भी मेरा ऑर्डर लिस्ट आया वो एक ऑर्डर स्पेसिफिक ऑर्डर में आया, जैसे 1 2 3 4 ये मेरा नंबर में है। अगर हम चाहें तो इसके टाइप को चेंज भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सेम विंडो में कर लेते हैं। हम लोग यहाँ टाइप को चेंज करते हैं। टाइप में हम लोग यहाँ पे एक अपर केस लेटर देते हैं, और हम लोग इसको सेव करते हैं। जैसे ही हम लोग अपर केस लेटर करके सेव किए, वैसे मेरा ABCD में आ गया, वो भी कैपिटल। और अगर हम लोग यहाँ पे लोअर केस करते हैं तो मेरा जो लिस्ट है वो ऑर्डर लिस्ट में है, लेकिन एक मेरा लोअर केस लेटर में है। और हम लोग चाहे तो यहाँ पे रोमन अंक भी दे सकते हैं, रोमन अंक लोअर केस लेटर। तो मेरा ये लोअर केस लेटर में आ गया। और हम चाहें तो रोमन अंक का कैपिटल लेके अपर केस लेटर में भी कर सकते हैं। इसको सेव किए तो मेरा अपर केस लेटर में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि मेरा अनऑर्डर लिस्ट कैसे होता है। तो हम लोग अनऑर्डर लिस्ट के लिए यहाँ पे रियल टैग लेंगे। रियल टैग मेरा अनऑर्डर लिस्ट है, और इसके अंदर हम लोग सेम बुक्स का ही नाम लेने वाले हैं। तो इसको कंट्रोल C करके इसमें पेस्ट कर देंगे, और हम लोग इसको सेव करेंगे। और जैसे ही हम लोग सेव किए, वहाँ पे DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सारा मेरा आ गया। लेकिन ये एक अनऑर्डर लिस्ट है, तो यह कोई स्पेसिफिक नंबर या फिर अपर केस लेटर वगैरह नहीं दिखा रहा। यह एक सिंबल दिखा रहा मार्किंग के लिए। यह जो सिंबल है, अभी डिस्क है। हम चाहे तो स्क्वायर ले सकते हैं, सर्कल ले सकते हैं, या फिर नन, मतलब कोई भी मार्किंग के लिए कोई भी सिंबल ना ले। तो हम लोग यहाँ पे इसका जो अनऑर्डर लिस्ट है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हम लोग हेडिंग लेके यहाँ पे
नेम ऑफ बुक्स, या फिर हम लिस्ट ऑफ बुक्स कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ बुक्स, इसको सेव करते हैं। तो मेरा लिस्ट ऑफ बुक्स आ गया। हम यहाँ पे बुक्स का लिस्ट बना रहे हैं, एक ऑर्डर लिस्ट में है, और हम यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट लिख देते हैं, पैराग्राफ और ऑर्डर लिस्ट। और हम लोग यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट लिख देते हैं, पैराग्राफ अनऑर्डर। अब इसको सेव करते हैं। तो मेरा ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट आ गया। अब हम लोग अनऑर्डर लिस्ट में यहाँ पे स्टाइल तो डिस्क, सर्कल और नन को यूज करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे स्टाइल देंगे। हम लोग यहाँ के स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप देंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप। और यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली डिस्क है, तो हम लोग सेव करते हैं। तो अभी मेरा ऑलरेडी डिस्क में है। अब हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर, इसको सेव करते हैं। और जैसे ही हम लोग सेव किए, वहाँ पे मेरा जो अनऑर्डर लिस्ट का जो मार्क है वो मेरा एक स्क्वायर फॉर्मेट में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे सर्कल करके देखते हैं। और हम लोग जैसे ही सेव किए, मेरा एक सर्कल में आ गया। हम चाहें तो इसको नन भी कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई मार्किंग यूज ना करें। इसको सेव किए तो मेरा नन हो गया, मतलब यहाँ से किसी भी तरह का अनऑर्डर लिस्ट में किसी भी तरह का मार्किंग नहीं है। तो अभी हम देखें कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बारे में। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हम लोग डीएल टैग लेते हैं, और डीएल टैग के अंदर हम यहाँ पे एक डीटी लेते हैं, डीटी। और डीटी के अंदर हम लोग देते हैं यहाँ पे एचटीएमएल। और यहाँ एक डिस्क्रिप्शन वाला नेम होता है, डिस्क्रिप्शन होता है। हम लोग एचटीएमएल दिए। अब एचटीएमएल तो एक नाम हो गया स्पेसिफिक। अब हम चाहें तो इसका एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, स्मॉल सा। तो हम लोग अब इसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक डी टैग लेते हैं, और डी टैग के अंदर देते हैं कि HTML। अब इसको हम लोग सेव करते हैं। और सेव करने के बाद देखते हैं कि मेरा जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, वो एक डिस्क्रिप्शन नेम क्रिएट कर दिया, और जस्ट उसके जस्ट नीचे मेरा एक HTML का डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब हम चाहें तो यहाँ HTML की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग यहाँ पे अब लेते हैं पोटैटो, पोटैटो। और यहाँ पे हम लोग डी के अंदर लेते हैं पोटैटो का डिस्क्रिप्शन, लिखते हैं कि पोटैटो इज ए वेजिटेबल। अब इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद आ गया मेरा कि पोटैटो, पोटैटो नेम है, और इसका डिस्क्रिप्शन है पोटैटो इज ए वेजिटेबल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखें कि लिस्ट क्या होता है, लिस्ट कितने टाइप का होता है, और लिस्ट के कुछ टैग्स जैसे ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट देखें हम लोग। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और और इसके बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप अपने ब्राउजर पे जाएं, और यहाँ पे लिस्ट टैग के बारे में सर्च करें। लिस्ट इन HTML। उसके बाद यहाँ पे HTML लिस्ट आ गया, और इसके अंदर आप जाके देख सकते हैं ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। तो आप मल्टीपल लिस्ट का देख सकते हैं यहाँ पे। HTML सीरीज की इस वीडियो में हम लोग टेबल के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल में हम लोग कैसे एक डेटा को सिक्वेंशली अरेंज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले VS कोड ओपन करेंगे, और VS कोड में हम लोग टेबल के मल्टीपल टैग जैसे TD, TH, TR और भी कई सारे टैग्स के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले VS कोड ओपन करेंगे, और VS कोड के अंदर हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे, और इस फाइल का हम लोग नाम देने वाले हैं। और टेबल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, तो टेबल डॉट टेबल नाम देने वाले हैं। अब हम लोग HTML फाइल के अंदर बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे, और इस बॉयलर प्लेट में हम लोग जो टाइटल है, टाइटल में हम लोग टेबल देने वाले हैं। और यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे
एक टेबल टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल टैग लेंगे, और इस टेबल के अंदर हम लोग सबसे पहले एक रॉ लेंगे, और रॉ के अंदर हम लोग मल्टीपल कॉलम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक टेबल रॉ लेते हैं, और टेबल रॉ के बाद हम लोग यहाँ पे एक टेबल हेड बनाते हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी डेटा को दिखाने के लिए सबसे पहले जो सबसे ऊपर में रखते हैं उसको एक हेडिंग देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टेबल का हेडिंग देने वाले सबसे पहले। तो टेबल का हेडिंग हम लोग देने वाले, और टेबल का हेडिंग में हम लोग एक नाम देने वाले हैं, नाम। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं, तो ओपन विथ लाइव सर्वर, और जैसे कि मेरा एक नाम प्रिंट हो चुका है। अब हम लोग इसको तो जैसे कि मेरा एक नाम मेरे वेब पेज पर प्रिंट हो चुका है। तो अब हम लोग इसके जस्ट नीचे एक और टेबल हेड बनाएंगे, कॉलम। और इस कॉलम के अंदर हम लोग देने वाले हैं यहाँ पे जो भी मेरा स्टूडेंट रहेगा उसका नाम, उसके बाद उसका एज, और एज के जस्ट बाद हम लोग देने वाले हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के बाद हम लोग देने वाले हैं यहाँ पे सपोज ब्रांच देते हैं। और इसको सेव करते हैं, और जैसे ही हम लोग सेव किए वहाँ पे एक नाम, एज, मोबाइल नंबर और ब्रांच करके एक अलग अलग कॉलम बन गया। हालांकि वो मेरा बॉर्डर में नहीं है तो हमको शो नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बॉर्डर देंगे, और बॉर्डर के लिए हम लोग यहाँ पे हेड के अंदर एक स्टाइल लेंगे, स्टाइल टैग, और स्टाइल के अंदर हम लोग यहाँ पे टेबल, और टेबल हेड, और टेबल रॉ, और अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल, 1 पिक्सल सॉलिड रेड, रेड। अब इसको सेव करते हैं, और जैसे ही हम लोग सेव किए वहां पे एक बॉर्डर बन गया, और बॉर्डर का जो कलर है वो रेड है। हम लोग यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल दिए हैं, और उसका जो कलर है वो सॉलिड रेड दिए हैं। अब मेरा जो यहाँ पे बॉर्डर बना वो कुछ ज़्यादा लेंथ में, तो हम इसको यहाँ पे कॉलेप्स कर सकते हैं। बॉर्डर कॉलेप्स, और यहाँ पे हम लोग कॉलेप्स करेंगे, और जैसे ही सेव करेंगे वैसे ही कुछ चेंजेस दिखा। जैसे मेरा जो पहले बॉर्डर था उसका जो अ, वो बॉर्डर कुछ अलग था, लेकिन अभी जो है बॉर्डर वो कुछ अलग है। तो अब हम लोग यहाँ पे नाम दिए, और जस्ट नाम के नीचे अब हम लोग यहाँ पे एक और रो बनाएंगे, टेबल रो। और इस रो के अंदर हम लोग नाम देने वाले हैं यहाँ पे टेबल डेटा लेंगे, टीडी। और इसके अंदर हम लोग नाम देने वाले हैं सपोज उत्कर्ष, एंड शिवम, एंड विपुल। हम लोग यहाँ पे मल्टीपल रो बना लेते हैं, और इस टेबल डेटा को इसमें, और एक और टेबल रो बना लेंगे, और इस डेटा को इस रो के अंदर रख देंगे, कंट्रोल भी। अब हम लोग जैसे ही इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद मेरा एक नाम शिवम, विपुल, ये सारा करके नाम मेरा आ गया। अब हम लोग यहाँ पे इसका एज देने वाले हैं। तो उत्कर्ष का जो एज देने वाले हैं वो 20, एंड यहाँ पे शिवम का एज, शिवम का ऑल्सो एज 21, एंड विपुल का, और विपुल का एज हम लोग देने वाले हैं यहाँ पे 18। अब हम लोग जैसे ही इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद मेरा एक यहाँ पे एज के एज भी आ गया 20, 21, 18। अब यहाँ पे मेरा बॉर्डर नहीं दिख रहा है क्योंकि हम यहाँ पे टेबल डेटा नहीं दिए हमें। तो हम लोग यहाँ पे टेबल डेटा देते हैं, और टेबल डेटा, अब इसको सेव करते हैं। जैसे ही सेव करेंगे वैसे मेरा नीचे भी बॉर्डर आ गया। अब हम लोग यहाँ पे
इसका मोबाइल नंबर सपोज देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। और हम लोग इसको पूरा कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C, और सारे का सेम मोबाइल नंबर दे रहे हैं। इट्स नॉट या मोबाइल नंबर, इट्स लाइक ए मोबाइल नंबर। कंट्रोल V एंड कंट्रोल V। अब हम लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर के बाद मोबाइल नंबर को सेव करते हैं, और सेव करने के बाद मेरा जो मोबाइल नंबर है वो आ गया। और यहाँ पे अब हम लोग ब्रांच देने वाले हैं, तो ब्रांच में हम लोग यहाँ देते हैं TD, सारे का CS। और इसको भी कॉपी करके हम लोग सारे में पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल भी, और इसको हम लोग सेव करते हैं। और जैसे ही सेव किए वहाँ ब्रांच भी आ गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे जब इसको हम लोग बड़ा करते हैं, बड़ा करने के बाद मेरा जो इसका जो मतलब साइज है वो बहुत ही छोटा है, तो हम लोग यहाँ पे इसका विड्थ थोड़ा बढ़ा देते हैं। स्टाइल एंड विथ 100%, ताकि मेरा पूरे विद में मेरा टेबल आ जाए। और जैसे ही सेव करेंगे, और सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मेरा जो टेबल है वो पूरे विंडो में आ गया, विथ में। तो नाम है उत्कर्ष, उत्कर्ष शिवम विपुल, एज है, मोबाइल नंबर एंड ब्रांच। अब हम लोग चाहे तो इसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए अगर हम टेबल डेटा, टेबल का हेड जो है और टेबल का जो मेरा डेटा है, अगर दोनों में अलग अलग बैकग्राउंड कलर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, सेम बैकग्राउंड कलर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिफरेंस बैकग्राउंड देते हैं ताकि मेरा कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो। तो हम लोग यहाँ पे पहले TS देते हैं, और TS में हम लोग बैकग्राउंड कलर ऑरेंज देते हैं, ऑरेंज। अब हम लोग यहाँ पे एक TD लेते हैं, और TD का बैकग्राउंड कलर हम लोग देते हैं बैकग्राउंड कलर। सपोज हम लोग TD का बैकग्राउंड कलर एक्वा देते हैं, और इसको जैसे ही सेव करते हैं मेरा बैकग्राउंड कलर आ गया, ऊपर ऑरेंज एंड नीचे एक्वा। अब मेरा तो यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट ठीक है। अब हम लोग चाहे तो इसके बॉर्डर को सर्कल में कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस। तो हम लोग यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है उसको रेडियस में चेंज करते हैं, और बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। अब हम लोग इसको सेव करते हैं। तो जैसे ही सेव किए मेरा बॉर्डर का जो रेडियस है वो 10 पिक्सल में आ गया, दिख रहा होगा। अगर मेरा बॉर्डर का रेडियस 10 पिक्सल में आ गया। और भी इसमें हम मल्टीपल चेंजेस कर सकते हैं, जैसे हम लोग अब यहाँ पे हम पैडिंग भी दे सकते हैं स्टाइल में। तो पैडिंग पैडिंग करता क्या है कि मेरा जो बॉर्डर है और जो वर्ड है उसके बीच के डिफरेंस को इंक्रीज करता है। जितना पैडिंग देंगे उतना ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो हम लोग यहाँ पे पैडिंग देते हैं, पैडिंग सपोज 10 पिक्सल, और इसको जस्ट सेव करते हैं। और जैसे ही सेव करेंगे कुछ थोड़ी बहुत यहाँ पे चेंजेस दिखाई देगा। हम लोग सेव करते हैं, और जैसे ही सेव किया मेरा पैडिंग 10 पिक्सल हो गया। अब हम लोग चाहें तो पैडिंग टॉप से दे सकते हैं, बॉटम से दे सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट से दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पैडिंग जो है सो 10 पिक्सल, हम लोग यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट राइट एंड टॉप एंड बॉटम सारे को करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले पैडिंग पैडिंग लेफ्ट, हम लोग पैडिंग लेफ्ट यहाँ पे 5 पिक्सल, पैडिंग टॉप, हम लोग पैडिंग टॉप से यहाँ पे 10 पिक्सल लेते हैं ताकि सारे पे डिफरेंस पता चले। अब हम लोग यहाँ पे पैडिंग राइट, पैडिंग राइट में हम लोग यहाँ पे ऑल्सो 5 पिक्सल लेते हैं। एंड हम लोग पैडिंग बॉटम में यहाँ पे 10 पिक्सल लेते हैं। और जैसे ही हम लोग इसको सेव करेंगे वैसे ही कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। कुछ चेंज मिला, जैसे हम लोग यहाँ पे जो पैडिंग दिए हुए राइट से, राइट और लेफ्ट से मेरा 5 पिक्सल पैडिंग है, और टॉप और बॉटम से मेरा 10 पिक्सल
पैडिंग है, हम लोग यहाँ पे टॉप की जगह जगह 10 से हटा के 5 कर दें और इसको सेव करें, तो मेरा कुछ जो नीचे पैडिंग था बॉटम में वो कुछ कम हो जाएगा, 5 पिक्सल हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे पैडिंग भी देख लिए कि कैसे हम लोग वर्ड और अ, जो मेरा बॉर्डर रहेगा उसके बीच में हम लोग पैडिंग कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा और घटा सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम को एक साथ मर्ज करके देखेंगे। हम लोग यहाँ पे रॉ स्पेन और कॉल स्पेन का यूज करने वाले हैं। रॉ स्पेन एंड कॉल स्पेन इज ऑल्सो एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल। हम लोग यहाँ पे जो उत्कर्ष है और जो शिवम है ये दोनों रो को मर्ज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सपोज इसके लिए हम एक अलग से टेबल बना ले तो कुछ ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो हम लोग इसके लिए एक अलग टेबल बना लेते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे हम लोग एक पैराग्राफ दे देते हैं। हम लोग इसके इस टेबल के बाहर हम लोग एक यहाँ पैराग्राफ देंगे। तो अब हम लोग सेव करते हैं और हम लोग सेव करने के बाद मेरा यूजिंग कॉल स्पेन और रॉ स्पेन आ गया। अब हम लोग इसके नीचे एक और टेबल क्रिएट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे और उस टेबल में हम लोग कंट्रोल C, कंट्रोल V और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा एक अलग बन गया और यहाँ पे सपोज दैट नाम को हटा देते हैं और ब्रांच को भी हटा देते हैं, ओनली फॉर नेम एंड मोबाइल नंबर, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा एक नाम और एक मोबाइल नंबर का कॉलम क्रिएट हो गया। और हम लोग मोबाइल नंबर और अब इसके यहाँ पे एक और टेबल रो क्रिएट करते हैं और इस टेबल रो में हम लोग यहाँ पे नाम ले लेते हैं विपुल, और इसका जो मोबाइल नंबर है, और यहाँ पे टेबल रो क्रिएट हो गया। हमको टेबल डेटा क्रिएट करना है, तो यहाँ पे टेबल डेटा होगा और इस टेबल डेटा के अंदर यहाँ पे विपुल और इसका जो मोबाइल नंबर रहेगा 1023456789। और हम लोग अब एक और टेबल रो क्रिएट करेंगे। अच्छा, हम लोग यहाँ पे टेबल रो क्रिएट ही नहीं किया, टेबल रॉ, और इस टेबल रॉ के अंदर हम लोग का टेबल डेटा रहेगा, कंट्रोल X एंड कंट्रोल V। अब हम लोग इसको सेव करते हैं। तो मेरे नाम और मोबाइल नंबर आ गया। और अब हम लोग यहाँ पे एक और लेते हैं कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और एक और ले लेते हैं कंट्रोल V और इसको सेव करते हैं। तीनों को सेव करने के बाद मोबाइल नंबर और नाम तीनों आ गया। अब हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि जो मेरा 1 और 2 रो है 5 9। अब हम लोग चाहते हैं कि जो मेरा रो 1 और 2 है नाम, उस दोनों सेम नाम रहे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि टेबल डेटा जो है और सेकंड वाले लाइन से हम लोग यहाँ पे नाम को हटा देंगे और 1 वाले नाम में हम लोग यहाँ पे रॉस्पेन 2 देंगे और इसको सेव करेंगे। और जैसे ही हम लोग सेव किए यहाँ पे विपुल रो 1 और रो 2 दोनों में विपुल आ जा रहा। हम लोग यहाँ पे इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं, नीचे वाले नाम को यहाँ पे चेंज कर देते हैं, सपोज विक्रम कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो मेरा विपुल का जो मोबाइल नंबर है वो 2 मोबाइल नंबर है और विक्रम का एक अलग मोबाइल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे विपुल का देखें कि 2 मोबाइल नंबर है, तो उसको 2 रॉ के साथ हम लोग कैसे मर्ज कर सकते हैं रॉ स्पेन के थ्रू। अब लोग यहाँ पे 2 कॉलम को मर्ज करके देखते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग जो ब्रांच है, ब्रांच को यहाँ से हटा देते हैं और ब्रांच की जगह कंट्रोल डिलीट कर देते हैं ब्रांच को। और यहाँ पे हम लोग कॉल स्पेन को यूज करते हैं।
कॉल स्पैन, और यहाँ पे हम लोग ट्रू देते हैं और सेव करते हैं। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेव किए, यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर के लिए दे देते हैं। यहाँ पे जो ब्रांच है ना, ब्रांच की जगह हम एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देते हैं, 985412। कंट्रोल C, और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल V कर देंगे, कंट्रोल V एंड कंट्रोल V एंड ऑल्सो है कंट्रोल V। अब हम लोग इसको सेव करते हैं, और जैसे ही सेव किया, यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर दो कॉलम में आ गया। और दो कॉलम में लाने का मतलब है कि अगर नाम है उत्कर्ष शिवम विपुल, तो इसका दो मोबाइल नंबर है। मे भी कि मल्टीपल मोबाइल नंबर हो सकते हैं। अगर किसी का मोबाइल नंबर दो नहीं है, तो सपोज हम लोग यहाँ पे विपुल का एक ही मोबाइल नंबर है, तो एक को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और तो फिर नन लिख सकते हैं इसके अंदर। तो अभी तक हम लोग देखे कि कैसे हम लोग रॉस पेन कॉलम और कॉलस पेन को यूज कर सकते हैं, कैसे हम लोग बॉर्डर के रेडियस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कैसे हम लोग बॉर्डर का कलर के चेंज कर सकते हैं, कैसे उसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। आपको इसका नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप अपने क्रोम ब्राउजर पे जाएं और यहाँ पे सर्च करें टेबल। टेबल इन HTML। उसके बाद यहाँ पे आप टेबल के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे इसका टेबल का बॉर्डर और इसके साइज, हेडर्स, पैडिंग, स्पेसिंग, ये सब के बारे में आप जान सकते हैं। HTML सीरीज की इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट के बारे में जानने वाले हैं। इसके जस्ट पहले के वीडियो में हम लोग टेबल के बारे में देखे थे कि कैसे हम एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर हम लोग रॉ स्पैन, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे हम लोग अपने वेबसाइट या वेब पेज को और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव और डायनेमिक बना सकते हैं। जैसे हम लोग कोई बटन क्रिएट करते हैं, तो कैसे उस बटन काम करेगा, कैसे वो बटन पर क्लिक करने के बाद हम कोई दूसरे वेब पेज में चले जाएंगे। तो ये सारा काम हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। तो चलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट को और भी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले VS कोड ओपन करेंगे, और VS कोड ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे, और उस फाइल का नाम हम लोग देने वाले इंडेक्स। और यहाँ पे हम लोग एक्सक्लेमेशन की के थ्रू HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग टाइटल देने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। अब हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ लेंगे, और पैराग्राफ का हम लोग आईडी देने वाले हैं डेमो। यहाँ पे जो आईडी डेमो है, यह तो एक यूनिक आईडी है। बस आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे आईडी हम लोग डेमो देने वाले, और इसके बारे में डिटेल में हम लोग CSS में बात करेंगे। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक स्क्रिप्ट टैग लेंगे, जो कि HTML के अंदर स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं, स्क्रिप्ट। और इसके अंदर यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम लोग जो डेमो पैराग्राफ के अंदर जो डेमो आईडी बनाए उसको लेंगे, और यहाँ पे डेमो। और इसके जस्ट बाहर में हम लोग यहाँ पे डॉट इनर HTML, जो इनर HTML यानी कि HTML के अंदर जो मेरा डेमो आईडी है वो, और इक्वल टू यहाँ पे हम लोग दे देंगे हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, और इसको हम लोग यहाँ पे सेव करने वाले हैं। तो हम लोग जैसे ही इसको सेव किए और ओपन विथ लाइव करते हैं, लाइव सर्वर, तो मेरा जो हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम एक बटन बनाएं, और बटन को क्लिक करने के बाद मेरा आज का करेंट टाइम और डेट दोनों आ जाए। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो पैराग्राफ आईडी है, इसके नीचे यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे, बटन। और यहाँ पे बटन का जो हम लोग टाइप है वो बटन ही देने वाले हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑन क्लिक, जब हम लोग बटन को क्लिक करेंगे, ऑन क्लिक चूंकि एक फंक्शन है,
तो हम लोग यहाँ पे जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेंगे, ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के बाद हम लोग यहाँ पे डेमो देंगे। डेमो, जो आईडी है वो डेमो है मेरा, और यहाँ पे डॉट इनर एच टी एम एल यानी कि एच टी एम एल के अंदर है। और यहाँ पे फिर पहले इसको वर्ड रैप कर लेते हैं, क्योंकि मेरा कंप्लीट दिख नहीं रहा। व्यू व्यू के अंदर यहाँ पे वर्ड रैप इनर एच टी एम एल, और यहाँ पे हम लोग इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद हम लोग यहाँ पे डेट देने वाले हैं। डेट, और डेट चूंकि एक फंक्शन है तो यहाँ पे हमें स्मॉल ब्रैकेट देंगे, और स्मॉल ब्रैकेट के बाद यहाँ पे देते हैं हम लोग क्लिक और टाइम एंड डेट, और इसको सेव करते हैं। तो जैसे ही हम लोग सेव किए और इसको रन करते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर, तो मेरा एक बटन क्रिएट हो गया, और उस बटन के अंदर लिखा हुआ है क्लिक है फॉर टाइम एंड डेट। तो हम लोग जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, वैसे आज का टाइम, करंट टाइम और डेट दोनों मेरा आ जाएगा। आज डे है, मंडे है, मतलब दिन मंडे है, और 1 जुलाई 2024, 7:41। तो मेरा आज का करंट डेट और टाइम दोनों आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक बटन पर क्लिक करें, और जैसे बटन पर क्लिक करें वैसे मेरा एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, और उस फंक्शन का नाम हम लोग माई फंक्शन देंगे, और वो माई फंक्शन को हम लोग बटन के अंदर कॉल करेंगे। तो जैसे ही हम लोग बटन पर क्लिक करेंगे वैसे मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर जाएगा। तो चलिए हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो हम लोग यहाँ स्क्रिप्ट के अंदर, स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, और फंक्शन, और उस फंक्शन का नाम हम लोग देने वाले हैं माई फंक्शन। माई फंक्शन, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट देंगे, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग हेलो वर्ल्ड को ले आएंगे, कंट्रोल एक्स, और हेलो वर्ल्ड के बाद हम लोग यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। तो मेरा जो हेलो वर्ल्ड है वो मेरा फंक्शन के अंदर आ गया। जो हेलो वर्ल्ड है वो मेरा फंक्शन के अंदर आ गया। अब हम लोग यहाँ पे बटन, टाइप बटन है ऑन क्लिक, जैसे ही ऑन क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पे माई फंक्शन कॉल हो जाए। माई फंक्शन, मेरा जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, और यहाँ से तो डेमो को हटा देंगे, इनर एच टी एम एल डेट एंड, और हम लोग यहाँ से डॉट इनर एच टी एम एल और डेट, ये सारे को हटा देंगे। तो हम लोग यहाँ से इसको रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर टाइम एंड डेट, इसको यहाँ पे चेंज कर, इसको यहाँ से पूरी हटा देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं डेमो और जावा स्क्रिप्ट। और इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। तो हम लोग जैसे ही रन किए, और यहाँ पे एक बटन क्रिएट होके आ गया डेमो फॉर जावा स्क्रिप्ट, और जैसे ही हम लोग इस बटन पर क्लिक करेंगे, वैसे मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। लेकिन प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मेरा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन, माई फंक्शन, हम लोग यहाँ फंक्शन की जगह स्मॉल ब्रैकेट देंगे, क्योंकि हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट, और इसको सेव करते हैं, और अब सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर, और अब क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक किया वैसे मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखें कि हेलो वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे प्रिंट कर सकते हैं। हम लोग एक बटन के थ्रू करंट डेट और टाइम कैसे देख सकते हैं, और हम लोग जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम लोग इस फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किए हैं, और यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन का नाम माई फंक्शन दिए हुए हैं, और यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के बाद हम लोग जो एचटीएमएल में आईडी दिए हुए हैं डेमो वो, और उसके बाद यहाँ पे इनर एचटीएमएल हेलो वर्ल्ड। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बटन क्रिएट किए हैं, क्योंकि बटन क्रिएट करने के बाद हम लोग यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने वाले हैं। तो हम लोग फंक्शन को कॉल किए बटन के थ्रू, और बटन में हम लोग यहाँ पे टाइप बटन डिफाइन किया, और ऑन क्लिक माई फंक्शन, जो मेरा फंक्शन था उसको वहाँ पे कॉल किए, और वहाँ पे हम लोग लिखे हैं डेमो फॉर जावास्क्रिप्ट, और जैसे ही हम लोग इसको रन करते हैं, तो रन करने के बाद मेरा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। HTML सीरीज की इस वीडियो में हम लोग मल्टीमीडिया के बारे में बात करने वाले हैं, कि हम लोग कैसे अपने वेबसाइट और अपने अपने वेब पेज के अंदर अपने वीडियो को प्ले कर सकें, और एक वीडियो को प्ले कर सकें,
और अदर लिंक लाइक यूट्यूब के वीडियो को कैसे प्ले कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले VS कोड को ओपन करेंगे, और VS कोड ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे, और उस फाइल का हम लोग नाम देने वाले इंडेक्स। और यहाँ पे हम लोग HTML का बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेंगे, और हम लोग यहाँ पे इसका टाइटल देने वाले हैं मल्टीमीडिया। और हम लोग बॉडी टैग के अंदर, चूंकि हम लोग तो एक मल्टीमीडिया के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने वेब ब्राउजर पर अपने वीडियो को प्ले कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने वीडियो को पॉज कर सकते हैं, कैसे हम लोग वीडियो को प्ले कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग टैग लेते हैं, और हेडिंग टैग के अंदर हम लोग देते हैं मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया इन HTML, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग ओपन विथ लाइव सर्वर, और मेरा मल्टीमीडिया इन HTML ब्राउज़र पर शो कर रहा है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक वीडियो लेंगे, क्योंकि हम लोग वीडियो को प्ले करने के लिए, या तो फिर अपने ब्राउज़र पर वीडियो को शो करने के लिए हम लोग वीडियो टैग का यूज़ करते हैं। तो हम लोग वीडियो लेंगे, और वीडियो में सोर्स के अंदर हम लोग यहाँ पे JS देंगे, क्योंकि JS मेरा जो वीडियो है उसका सोर्स है। हम यहाँ पे पहले से ही अपने फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक वीडियो और एक सॉन्ग दोनों के लिए रखें, और यहाँ पे हम लोग जो मेरा वीडियो का जो एक्सटेंशन है या फिर नाम है सोर्स, वो हम लोग यहाँ पे सोर्स के अंदर दिए, और हम लोग इसको सेव करते हैं। हम लोग यहाँ पे दे देते हैं पहले से कंट्रोल, ताकि हम लोग वीडियो को कंट्रोल कर सकें। और यहाँ पे कंट्रोल देने के बाद हम लोग इसको सेव करते हैं, और जैसे ही हम लोग सेव किया ओपन विथ लाइव सर्वर, वैसे ही मेरा वीडियो आगे। अब हम लोग यहाँ से वीडियो को कंट्रोल कर सकते हैं, ओपन एंड पॉज एंड प्ले। लिखे हैं डेमो फॉर जावास्क्रिप्ट, और जैसे ही हम लोग इसको रन करते हैं, रन करने के बाद मेरा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। तो जैसे कि मेरा वीडियो चल रहा था, आपको आवाज़ भी आ रहा होगा, और हम यहाँ से इस वीडियो को कंट्रोल भी कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। इसके साउंड को भी यहाँ पे हम कम और वैसी कर सकते हैं, साउंड ऑफ ऑन कर सकते हैं, साउंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे हम। और उनकी फुल स्क्रीन एंड स्मॉल भी कर सकते हैं, और यहाँ से हम लोग स्पीड स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ से आज का वीडियो आपको कैसा लगा डाउनलोड भी कर सकते हैं, और पिक्चर इन पिक्चर भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ताकि और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो। तो हम लोग यहाँ पे इसके साइज़ को छोटा करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे लोग विथ देते हैं, और विथ हम लोग यहाँ पे देते हैं सपोज 200 पिक्सल। और यहाँ पे एक हाइट भी देते हैं, और हाइट जो देने वाले हैं हम लोग यहाँ पे वो सपोज 150 पिक्सल देते हैं, 150 पिक्सल। और इसको सेव करते हैं। सेव करने से पहले हम लोग यहाँ पे कंट्रोल देते हैं, कंट्रोल कंट्रोल्स, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं कि मेरा जो वीडियो है वो छोटा हो चुका है। अब हम चाहे तो यहाँ से पॉज और प्ले कर सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट, और जैसे ही हम लोग इसको रन करते हैं, रन करने के बाद मेरे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। तो ये ठीक है डेमो फॉर जावास्क्रिप्ट, और जैसे ही हम लोग इसको रन करते हैं, रन करने के बाद मेरा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। तो जैसे कि वीडियो का आवाज़ आपको आ रहा होगा, तो हम लोग यहाँ से वीडियो को कंट्रोल कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। यहाँ से इसके साउंड को भी मेजर कर सकते हैं, तो लाइक कमेंट, साउंड को ऑफ और ऑन भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से वीडियो को फुल स्क्रीन और स्मॉल भी कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ से इसके पिक्चर को और वीडियो को अलग कर सकते हैं, कि हम लोग वीडियो को कंट्रोल करें यहाँ पे, और मेरा पिक्चर में चले यहाँ पे। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, और बैक टू टैब भी कर सकते हैं। तो अभी हम लोग वीडियो के बारे में देखें कि हम लोग वीडियो को कंट्रोल कैसे करें। मैं भी कि अगर हम लोग वीडियो को कंट्रोल ना करना चाहें, ऑटो प्ले करना चाहें, तो हम लोग ऑटो प्ले करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल की जगह ऑटो प्ले कर देंगे, कंट्रोल, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे ऑटो प्ले, ऑटो प्ले, और इसको सेव करेंगे। ठीक है डेमो फॉर जावास्क्रिप्ट, तो जैसे ही हम लोग सेव किए, वैसे ही मेरा वीडियो चलना स्टार्ट हो गया। करने के बाद मेरे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। हम यहाँ पे ना इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ना ही इसके साउंड को मेजर कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा, हम इसके अंदर कुछ भी कंट्रोल के नाम से नहीं कर सकते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अगर हम चाहें तो यहाँ पे जो ऑटो प्ले है उसको हम म्यूट भी कर सकते हैं, तो ऑटो प्ले म्यूटेड, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा वीडियो तो चल रहा होगा, लेकिन ये म्यूट में चल रहा होगा। तो जैसे कि मेरा वीडियो जो है वो चल रहा है, लेकिन ये म्यूट है, ऑटो प्ले है और साथ में म्यूट भी है। तो मेरा जो वीडियो का है वो साउंड आ नहीं रहा। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एक
ऑडियो को कैसे अपने ब्राउज़र पर शो कर सकते हैं। तो हम लोग ऑडियो के लिए यहाँ ऑडियो को शो करने के लिए एक ऑडियो टेक यूज़ करते हैं। तो ऑडियो, और ऑडियो का जो हम लोग सोर्स देने वाले हैं यहाँ पे सॉन्ग, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कंट्रोल कंट्रोल्स, और इसको हम लोग सेव करते हैं। और सेव करने के बाद मेरा एक ऑडियो आ गया, और हम चाहें तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल में हम लोग यहाँ पे तो जैसे कि आप ऑडियो सुन पा रहे होंगे, मेरा ऑडियो यहाँ पे चल रहा है। हम यहाँ से ऑडियो की स्पीड को मेजर कर सकते हैं, नॉर्मल 1.25 1.5, और यहाँ से ऑडियो और वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फीचर है HTML के अंदर। हम यहाँ से वीडियो को पॉज और प्ले भी कर सकते हैं, ऑडियो को भी पॉज और प्ले कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग साउंड को भी मेजर कर सकते हैं, और स्पीड भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे वीडियो और ऑडियो ये दोनों को अलग लाइन में ले आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे BR टैग का यूज़ करेंगे, लाइन ब्रेक, और इसको सेव करके हम लोग यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे साउंड को ऑटो प्ले करते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऑटो प्ले करेंगे, ऑटो प्ले, और इसको सेव करते हैं, तो मेरा साउंड ऑटो प्ले हो जाएगा। तो जैसे कि आप ऑडियो सुन पा रहे होंगे, मेरा ऑडियो ऑटो प्ले है, तो हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, इसलिए मेरा जो ऑडियो है वो हमारी ब्राउज़र पर शो भी नहीं कर रहा, क्योंकि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और हम यहाँ पे चाहें तो आप ऑडियो को म्यूट कर सकते हैं, तो ऑडियो म्यूटेड, और इसको जैसे ही सेव करेंगे वैसे मेरा ऑडियो म्यूट हो जाएगा। तो हम लोग जैसे ही ऑटो प्ले म्यूटेड को सेव किए, वैसे ही मेरा जो ऑडियो था वो मेरा म्यूट हो गया। मेरा ऑडियो तो चल रहा है लेकिन म्यूट है। अब हम यहाँ पे कंट्रोल के अंदर आप देख लें कि हम लोग कैसे एक ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं, पॉज प्ले, उसके साउंड को कैसे मेजर कर सकते हैं, और वीडियो में भी देख लें कि कैसे हम लोग वीडियो को स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके साथ ही हम लोग फुल स्क्रीन हाफ स्क्रीन कैसे कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात किया कि कैसे हम लोग अपने वेब ब्राउज़र के अंदर वीडियो को और ऑडियो को ला सकते हैं, और कैसे हम लोग अपने वीडियो और ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर आपको इस वीडियो के बारे में और भी जानना है, और भी मल्टीमीडिया के बारे में जानना है, तो आप अपने वेब ब्राउज़र पर जाएं, और यहाँ पे ब्राउज़र में जाने के बाद आप सिंपली यहाँ पे मल्टीमीडिया इन HTML सर्च कर सकते हैं। और मल्टीमीडिया इन HTML में यहाँ पे आप मल्टीमीडिया के बारे में बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं, जैसे कॉमन ऑडियो फॉर्मेट और कॉमन वीडियो फॉर्मेट, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। HTML सीरीज के इस वीडियो में हम लोग फॉर्म के बारे में बात करने वाले। इस फॉर्म जनरली होता है कि किसी भी यूजर का जो इनपुट रहता है वो हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं। जैसे किसी भी यूजर का इंफॉर्मेशन, तो फिर किसी भी यूजर का इनपुट जो रहता है वो हम कैसे कलेक्ट करें, इसके लिए हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक VS कोड ओपन करेंगे, और VS कोड में हम लोग यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे, और उस फाइल का हम लोग नाम देने वाले index.html, और यहाँ पे हम लोग बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते HTML का। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइटल टाइटल में हम लोग देने वाले हैं फॉर्म इन HTML। अब हम लोग बॉडी टैग के अंदर, चूंकि इस वीडियो में हम लोग फॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं और एक फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं, तो हम लोग सबसे पहले एक हेडिंग लेंगे, और हेडिंग के अंदर लिखते हैं फॉर्म। स्टूडेंट फॉर्म, हम लोग एक स्टूडेंट का फॉर्म बनाने वाले हैं, तो इसको सेव कर दें। और सेव करने के बाद हम लोग ओपन विथ लाइव सर्वर, तो हम लोग जैसे ही हेडिंग स्टूडेंट फॉर्म को ओपन विथ लाइव सर्वर किए, वैसे मेरा स्टूडेंट फॉर्म मेरे ब्राउजर पर शो कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम लोग फॉर्म टैग या फॉर्म एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्म टैग लेंगे, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे, तो इस फॉर्म के अंदर हम लोग यहाँ पे एक फील्ड सेट लेते हैं। फील्ड सेट क्या करता है कि हमारे फॉर्म के चारों साइड एक स्क्वायर जैसा ले आता है, लाइनिंग ले आता है।
तो हम लोग यहाँ पे फील्ड सेट लेते हैं और फील्ड सेट, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लेते हैं लिगेंड। लिगेंड क्या करता है, जो मेरा चारों साइड लाइन आता है स्क्वायर में, उसमें लिख देता है कि मेरा जो फॉर्म में रहने वाला है वो क्या चीज़ का रहने वाला है। तो हम यहाँ पे देते हैं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा एक लाइनिंग आ गया, और लाइनिंग के अंदर हम लोग लिखा हुआ है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। अब हम लोग इसके अंदर यहाँ पे लेते हैं लेबल। और चूंकि लेबल क्या करता है कि किसी भी यूजर को इनपुट देने में हेल्प करता है, कि जो इनपुट रहने वाला वो नेम रहने वाला है, ईमेल एड्रेस रहने वाला है, मोबाइल नंबर या समथिंग क्या रहने वाला है इसके बारे में। तो हम लोग यहाँ पे नेम देते हैं, नेम, यहाँ पे नेम में मेरा एन कैपिटल, और इसको सेव करते हैं। और हम लोग सेव किए, वैसे मेरा नेम आ गया। अब जस्ट नेम के हम लोग नीचे लेंगे इनपुट टाइप, इनपुट, और इनपुट टाइप हम लोग टेक्स्ट देने वाले हैं, क्योंकि किसी का भी जो नाम रहता है वो टेक्स्ट फॉर्म में ही रहता है। तो हम लोग यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट दे रहे हैं और इसको सेव करते हैं। और सेव कहीं जैसे ही सेव किए वैसे मेरा यहाँ पे नेम, और नेम के जस्ट नीचे लिखने के लिए, कुछ इनपुट करने के लिए, यूजर को इनपुट करने के लिए एक इनपुट टाइप आ गया। और इसके जस्ट नीचे हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग देते कि जो स्टूडेंट का है वो उसका यूनिवर्सिटी रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन रोल नंबर क्या है। तो हम लोग यहाँ पे एक और लेबल लेते हैं, और लेबल में हम लोग यहाँ पे देते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी रोल नंबर, यहाँ पे मेरा यू कैपिटल, और इसको सेव करते हैं। तो जैसे ही हम लोग सेव किए वहाँ पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर करके आ गया। और इसके नीचे हम लोग यहाँ पे एक और इनपुट टाइप लेंगे, इनपुट, और इनपुट टाइप हम लोग यहाँ पे नंबर देने वाले हैं, नंबर। क्योंकि मेरा जो रोल नंबर है वो नंबर में ही रहने वाला है, तो इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद एक मेरा यहाँ पे नंबर वाला आ गया। आप यहाँ पे नंबर ही टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट नहीं लेगा। और इसके जस्ट नीचे हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लेते हैं स्टूडेंट का। तो कॉन्टैक्ट नंबर लेने के लिए हम लोग सबसे पहले लेबल, और लेबल में हम लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, और यहाँ पे भी हम एक इनपुट टाइप ले सकते हैं, और इनपुट टाइप अगेन नंबर, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा नेम, यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये तीनों आ गया। अब हम चाहते हैं कि मेरा जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी नेम, अगर आप चाहें तो नेम भी ले सकते हैं, और भी अदर समथिंग बहुत कुछ ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल देख रहे थे कि हम लोग इनपुट टाइप में टेक्स्ट कैसे लेते हैं और नंबर कैसे लिखते हैं। और भी यहाँ पे इनपुट टाइप बहुत सारा होता है, तो हम लोग यहाँ पे एक और लेबल क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग देने वाले हैं फिर ब्रांच, ब्रांच, और इसको हम लोग सेव करते हैं। सेव, मेरे यहाँ पे ब्रांच आ गया। अब हम लोग चाहते हैं कि ब्रांच में तो बहुत सारे ब्रांच होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएस और सिविल एंड सो ऑन। तो हम लोग यहाँ पे एक ब्रांच की जगह सेलेक्ट देते हैं। सेलेक्ट में क्या होता है कि आप मल्टीपल चॉइसेस रहेंगे, आपको उसमें से एक सेलेक्ट करना रहता है। तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट देंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन देंगे। ऑप्शन हम लोग देते हैं यहाँ पे ऑप्शन CS, और इसको सेव करते हैं। मेरा एक CS आ गया, और हम यहाँ पे बहुत सारे दे सकते हैं। शिविर, और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे CSE, मैकेनिकल, ट्रिपल EC और सिविल, ये सारा आ गया। आप यहाँ पे एनीवन चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप रेडियो बटन का यूज करके आप इनमें से कोई एक या फिर मल्टीपल या लिमिटेड चूज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे
ईयर देते हैं तो हम यहाँ पे एनी वन यानी कि कोई एक ही चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईयर के लिए लेवल, और लेवल में हम लोग यहाँ पे देने वाले ईयर, और यहाँ पे इनपुट। आप यहाँ पे इनपुट की जगह मल्टीपल दे सकते हैं, बहुत सारे इनपुट चॉइसेस ले सकते हैं, जैसे बटन है, चेक बॉक्स है, कलर है, डेट टाइम है, ईमेल है, नंबर है, टेक्स्ट है। आप मल्टीपल यहाँ पे और भी बहुत सारे रहते हैं, तो आप चूज कर सकते हैं एनीवन, और आप सारे को प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। हम यहाँ पे तो सारे को करके देख पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ पे अभी रेडियो बटन को लेने वाले हैं, इनपुट, और इनपुट में हम लोग यहाँ पे रेडियो, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा एक ईयर और एक यहाँ रेडियो बटन आ गया, और यहाँ पे हम लोग लिखने वाले फर्स्ट, फर्स्ट। और जैसे ही सेव करेंगे वैसे मेरा रेडियो बटन के जस्ट बगल में फर्स्ट आ गया कि आप फर्स्ट ईयर में हैं। और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे मल्टीपल ले सकते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और इसको सेव करते हैं। और जैसे हम लोग सेव किए हैं वैसे मेरा यहाँ पे आ गया 1 2 3 एंड 4। और हम लोग यहाँ पे एक बी आर टेक का यूज़ करते हैं, लाइन ब्रेक, ताकि मेरा जो ईयर है वो नीचे आ जाए। हाँ, और मेरा ब्रांच के नीचे ईयर आ गया। तो हम लोग यहाँ पे ईयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम लोग यहाँ पे अभी चूज करें तो सारे में मेरा बटन क्लिक हो जा रहा। लेकिन हम यहाँ पे अगर नेम या एट्रीब्यूट का यूज किए करें, और नेम एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हम सारे में ईयर दें, ईयर, तो हमने यहाँ पे जितने भी रेडियो बटन लिए सारे का नाम सेव कर दिए। और जैसे हम लोग इसको सेव करते हैं, सेव करते हैं उसके बाद हम देखते हैं कि आप ईयर में एनी वन ही चूज कर सकते हैं फर्स्ट। जैसे ही हम लोग सेकंड को चूज किया, फर्स्ट ऑटोमेटिक, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे थर्ड को सेलेक्ट किए वैसे ही मेरा सेकंड ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। और यहाँ पे मेरा फोर्थ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अभी हम लोग देखें कि कैसे हम लोग रेडियो बटन को यूज कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एक डेट ले लेते हैं, तो लेबल, आप जिस डेट को ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो डेट, हम लोग यहाँ पे डेट ले लेते हैं, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा डेट ऑफ फॉर्म फिलअप आ गया, और यहाँ पे हम लोग एक बी आर टैग ले लेते हैं ताकि मेरा लाइन ब्रेक हो जाए। और हाँ, और इसके नीचे जस्ट हम लोग यहाँ पे इनपुट टाइप लेते हैं, और इनपुट टाइप में हम लोग यहाँ पे डेट लेंगे, डेट, और इसको सेव करते हैं। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेव किए वैसे आप यहाँ से डेट को चूज कर सकते हैं कि आप किस डेट को ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। आप डेट यहाँ चूज कर सकते हैं। अब हम लोग लास्ट में एक देखते हैं यहाँ पे सबमिट बटन। हाँ, तो फिर एक और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं टेक्स्ट एरिया। तो हम लोग यहाँ पे लेबल लेंगे, और लेबल, लेबल में हम लोग यहाँ पे लेते हैं राइट समथिंग है, और इसको सेव करते हैं। तो जैसे ही सेव किया वहाँ पे मेरा राइट समथिंग हेयर आ गया, और यहाँ पे हम लोग बी आर टैग यूज कर लेते हैं ताकि मेरा लाइन ब्रेक हो जाए। या अब हम लोग यहाँ पे राइट समथिंग हेयर, और यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, और इस टेक्स्ट एरिया, और जैसे ही इसको हम लोग सेव करेंगे वैसे ही मेरा यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया आ गया। और आप चाहे तो इसके अंदर यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा जो टेक्स्ट एरिया है इसमें राइट समथिंग हायर आ गया, और यहाँ पे आप खुद से लिख सकते हैं। तो जो मेरा फॉर्म है वो कुछ इस तरीके का दिख रहा है, और अगर हम चाहें तो इसको और भी अच्छा कर सकते हैं। और अच्छा करने के लिए हम लोग यहाँ पे बी आर टेक यूज करेंगे ताकि सारे अलग अलग लाइन में आ जाए। और हम लोग लास्ट में एक सबमिट बटन लेते हैं। सबमिट बटन के लिए हम लोग यहाँ पे फील्ड सेट के जस्ट नीचे बी आर टैग लेंगे, और बी आर टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद
सेव करने के बाद मेरा एक सबमिट बटन आ गया और यहाँ पे हम इसके नीचे एक कोड लिख सकते हैं, इनपुट टाइप रीसेट, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा एक सबमिट बटन आ गया और एक रीसेट बटन आ गया। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जैसे हम फिलअप करते हैं और यहाँ पे आप समथिंग कुछ भी, अब ब्रांच ऑटो सेलेक्ट मेरा CS, तो यहाँ पे, और सेकंड आप यहाँ पे डेट भी चूज कर सकते हैं और राइट समथिंग हेयर, और आप इसको चाहे तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, तो फिर यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। अगर हम रीसेट करेंगे तो मेरा जितना भी लिखा हुआ है वो सारा हट जाएगा और आप इसको और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि फॉर्म कैसे क्रिएट करें। आज की इस वीडियो में हम लोग एक लॉगिन पेज क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग HTML एंड CSS, जो कुछ इस तरीके का दिखेगा। और आप चाहे तो यहाँ से बैकग्राउंड इमेज को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे CSS में यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम चेंज भी कर सकते हैं। इमेज 4 की जगह हम इमेज 3 करें और इसको सेव करें और इसको रन करें तो हम लोग का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया। और आप चाहे तो इसको और भी चेंज कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे चाहे तो इमेज 2, और इसको सेव करें तो सेव करने के बाद मेरा कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो आप चाहे तो आप बैकग्राउंड इमेज को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जो बनाने वाले हैं वो ये बैकग्राउंड लेकर बनाने वाले। आप अपने बैकग्राउंड को चेंज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना बेस कोड ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे और उस फाइल का नाम हम लोग दे लें इंडेक्स। और यहाँ पे हम लोग HTML में वॉयलेट प्लेट क्रिएट कर लेंगे और इस पेज का टाइटल हम लोग देने वाले हैं लॉगिन पेज। अब हम लोग बॉडी टैग के अंदर एक डिव टैग लेते हैं जिसका क्लास लेंगे हम लोग मैन पेज। और इसके अंदर हम लोग एक हेडिंग लेते हैं और हेडिंग में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे लॉगिन, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ओपन विथ लाइव सर्वर, और रन जैसे ही रन करते हैं वैसे मेरा ब्राउजर पे लॉगिन शो कर रहा है। वर्डप्रेस डिव कर लेते हैं, वर्डप्रेस डिव। अब इसके अंदर हम लोग एक फॉर्म लेते हैं, क्योंकि हम लोग लॉगिन पेज क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे यूजर के द्वारा इनपुट लेंगे, और इनपुट लेने के लिए हमको फॉर्म की ज़रूरत है, तो हम फॉर्म टैग लेंगे, फॉर्म। और इस फॉर्म के अंदर हम लोग यहाँ पे एक और डिव लेंगे और उसका क्लास हम लोग का रहेगा यूजर इनपुट, यूजर इनपुट। और इसके अंदर हम लोग एक इनपुट टाइप लेंगे और इनपुट टाइप मेरा टेक्स्ट रहेगा। और यहाँ पे हम एक प्लेस होल्डर देते हैं और प्लेस होल्डर में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं यूजर ID। यूजर में मेरा यहाँ पे U कैपिटल, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देते हैं कि आप विदाउट अपना यूजर ID दिए आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग एक और डिव लेते हैं और उसका भी हम लोग क्लास देंगे यूजर ID, यूजर इनपुट। और इसमें भी हम लोग एक इनपुट टाइप लेते हैं और मेरा जो टाइप रहेगा वो पासवर्ड रहेगा, इनपुट टाइप पासवर्ड। और हम लोग यहाँ पे प्लेस होल्डर लेते हैं और प्लेस होल्डर में देंगे यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड। और हम लोग इसको भी रिक्वायर्ड कर देते हैं कि आप अपना यूजर ID और पासवर्ड, जब तक आप अपना यूजर ID और पासवर्ड टाइप नहीं करेंगे तब तक आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग दोनों को रिक्वायर्ड कर दिए हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और डिव लेते हैं और इसका जो क्लास रहेगा वो रहेगा रिमेंबर मी, रिमेंबर फॉरगॉट। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपना पासवर्ड को फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं, रिमेंबर फॉरगॉट। और इसके अंदर हम लोग एक लेबल लेते हैं और लेबल के अंदर हम लोग यहाँ पे, और लेबल के अंदर हम लोग यहाँ पे एक इनपुट टाइप लेते हैं और मेरा इनपुट टाइप रहेगा यहाँ पे चेकबॉक्स। और इस लेबल के अंदर यहाँ पे लिखते हैं रिमेंबर मी।
रिमेंबर मी। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ पे रिमेंबर मी कर सकते हैं। और इस रिमेंबर मी लेवल के बाद हम लोग एक यहाँ पे एंकर टैग लेते हैं फॉरवर्ड पासवर्ड का। और यहाँ पे हम लोग जो लिंक करने वाले हो अभी हैश कर देते हैं। अब हम लोग रिमेंबर मी के बाद एक एंकर टैग लेंगे और इस एंकर टैग में हम लोग लिखेंगे फॉरवर्ड पासवर्ड। कि आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आप यहाँ से फॉरवर्ड पासवर्ड कर सकते हैं। और हम लोग इसको सेव करते हैं। तो जैसे ही सेव किया मेरा यहाँ पे एक यूज़र आईडी आ गया और एक पासवर्ड, ये दोनों का इनपुट आ गया मेरा। और इसके बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ गया, आप अपना चेक बॉक्स दें कि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं रिमेंबर में। उसके बाद यहाँ पे आप फॉरवर्ड पासवर्ड करके क्लिक कर सकते हैं कि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बटन लेते हैं, बटन। और इसका बटन का जो क्लास रहेगा वो मेरा BTN रहेगा, क्लास BTN। और इस बटन के अंदर हम लोग यहाँ पे जब इसको सेव करते हैं तो मेरा एक सिंपल से यहाँ पे बटन क्रिएट हो गया, लेकिन इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं तो इसका ये बहुत ही छोटा दिख रहा है। तो इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लॉगिन और इसको सेव करते हैं। तो जैसे ही सेव किया मेरा एक लॉगिन का एक बटन आ गया। आप इस बटन पर जैसे ही क्लिक करिएगा आपको बोलेगा कि प्लीज फिल आउट दिस फॉर्म। क्योंकि आप ये यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों मेरा रिक्वायर्ड है, आप बिना फॉर्म फिलअप किए आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोनों फॉर्म फिलअप करना रिक्वायर्ड है। बाद हम लोग यहाँ पे एक और डिव लेंगे और उसका क्लास रहेगा मेरा रजिस्टर लिंक। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे एक पैराग्राफ लेते हैं और इस पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं कि डोंट हैव एन अकाउंट। और इसको सेव करते हैं। जैसे ही सेव किया मेरा यहाँ पे एक डोंट हैव एन अकाउंट करके आया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक एंकर टैग लेते हैं और इस एंकर टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे हैश को लिंक करते हैं। और इस यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग साइन अप, साइन अप नाउ। और इसको सेव करते हैं। जैसे ही सेव किया मेरा यहाँ पे एक साइन अप नाउ करके आ गया। आप अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो आप साइन अप नाउ करें। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे मेरा जो पैराग्राफ है इसका हम लोग यहाँ पे एक क्लास दे देते हैं और इसका क्लास देते हैं न्यू यूजर, न्यू यूजर। और इसको सेव कर देते हैं, सेव करते हैं। और सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो मेरा यूजर आईडी और जो मेरा पासवर्ड है, हम चाहें तो यूजर आईडी का यहाँ पे एक सिंबल और पासवर्ड के लिए एक यहाँ पे लॉक का सिंबल ले आए। तो हम सिंबल के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे बॉक्स आइकन में जाएंगे, बॉक्स आइकन्स। और बॉक्स आइकन के अंदर हम लोग यहाँ पे यूजेज में जाएंगे और यूजेज में यहाँ पे हम लोग CSS का लिंक कॉपी करेंगे, CSS फॉन्ट यूजेज एज ए फॉन्ट। तो हम लोग यहाँ पे जो CSS का लिंक है उसको कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C। और हम लोग अपने यहाँ पे VS कोड में पेस्ट कर देंगे टाइटल के जस्ट नीचे, Ctrl+V। और इसको सेव कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे यूज़र आईडी की जगह एक लोगो लाना है यूज़र के लिए और पासवर्ड की जगह एक लॉक का सिंबल लाना है तो हम लोग इसके लिए यहाँ पे बॉक्स आइकन के अंदर यहाँ पे सर्च करेंगे एक यूज़र। तो यूज़र सर्च करने के बाद मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स का सिंबल आ गया। आप चाहे किसी भी यूज़र को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक ये वाला यूज़र को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट और फॉन्ट के पास यहाँ पे कॉपी करना है, कॉपी कोड। और इस लिंक को कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे यूज़र आईडी रिक्वायर्ड के बाद हम लोग यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट कर देंगे। और जैसे ही पेस्ट किया इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद मेरा यहाँ पे एक सिंबल मतलब एक लोगो आ गया यूज़र का। अब हम लोग चाहते हैं मेरा एक पासवर्ड का आ जाए। तो पासवर्ड के लिए हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे लॉक। लॉक करने के बाद भी मेरा यहाँ पे मल्टीपल लॉक आ गया। तो हम यहाँ पे इस लॉक को यूज़ करने वाले हैं फॉन्ट और इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अपना यहाँ पे पासवर्ड रिक्वायर्ड इसके जस्ट नीचे हम लोग यहाँ पे Ctrl+V पेस्ट कर देंगे और इसको हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा पासवर्ड के बगल में एक आइकन आ गया लॉक का और यूजर आईडी के जस्ट बगल में एक आइकन आ गया मेरा यूजर का। अब मेरा यहाँ पे फिलहाल HTML का सारा काम कंप्लीट हो गया है।
तो हम लोग यहाँ पे एक स्टाइल डॉट सी एस एस करके सी एस एस को लिंक कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करेंगे, उस फाइल का नाम देंगे हम लोग यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस, और इसको यहाँ पे हम लोग लिंक कर लेंगे HTML फाइल में। तो लिंक करने के लिए टाइटल के जस्ट नीचे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिंक सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस। मेरा यहाँ से सी एस एस भी लिंक हो गया है, और हम लोग सी एस एस के अंदर अब मेरा HTML का कंप्लीट कोड हो चुका है। HTML के अंदर मेरा सारा कंप्लीट हो गया है। हम लोग इसको जूम कर लेते हैं। HTML का कोड मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग CSS के अंदर मूव करने वाले। तो CSS के अंदर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक स्टार लेंगे, और स्टार के बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम लोग मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इसको सेव करेंगे। और हम लोग जो यहाँ पे स्टार करके मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये जो लिए ये मेरा पूरे HTML पेज के लिए रहेगा। मेरा जो पूरा लॉगिन पेज रहेगा उसके लिए हम लोग मार्जिन 0 और पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दिए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बॉडी टैग लेंगे, बॉडी टैग, और इस कर्ली ब्रैकेट के बाद हम लोग यहाँ पे अब हम लोग बॉडी के अंदर यहाँ पे लेते हैं सबसे पहले जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और डिस्प्ले फ्लैग्स, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा जो जस्टिफाई कंटेंट आन के सेंटर में चला गया है और डिस्प्ले फ्लैग्स हो रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लेते हैं, यहाँ पे लाइन आइटम आल्सो सेंटर, इसको भी सेव करते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लेते हैं मीन हाइट 100 VH, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा जो लॉगिन पेज है वो कुछ इस तरीके का दिखने वाला है, बीच में आ गया। और हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड बैकग्राउंड हम लोग यहाँ पे URL लेते हैं img2, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा एक इमेज आ गया, और मेरा लॉगिन पेज जो है और लॉगिन जो यूज़र आईडी पासवर्ड ये सारा मेरा बीच में यानी कि सेंटर में आ गया। हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा जो बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर हुआ, इसे बहुत अच्छा दिख रहा है। अब बॉडी के बाद हम लोग यहाँ पे जो मेरा मेन पेज है वो मेन पेज को लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देंगे क्लास के लिए डॉट और मेन पेज कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम लोग विथ देते हैं यहाँ पे 420 पिक्सल, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, और इसको अगेन हम लोग यहाँ पे बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड RGB है, और यहाँ पे रेड मेरा 255, और यहाँ पे रेड की जगह भी 255, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा एक यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट हो गया जो 2 पिक्सल का है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कलर वाइट
और इसको सेव करते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो लॉगिन कलर है और भी सारा कलर वो मेरा वाइट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बैकड्रॉप फिल्टर देते हैं, बैकड्रॉप फिल्टर, और ये देते हैं हम लोग यहाँ पे ब्लर, और मेरा ब्लर करेगा ये 20 पिक्सल। और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा जो लॉगिन फॉर्म है इसके जस्ट पीछे साइड का जो है वो मेरा ब्लर फॉर्म में है, तो वो कंप्लीट हमको दिख नहीं रहा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं बॉर्डर रेडियस। मेरा बॉर्डर रेडियस रहेगा यहाँ पे 30 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो बॉर्डर है वो रेडियस में हो गया है, तो 30 पिक्सल को ज़्यादा हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो इसे 20 पिक्सल कर देते हैं और सेव करते हैं। सेव करने के बाद जो मेरा बॉर्डर है वो मेरा 20 पिक्सल में रेडियस है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पैडिंग लेते हैं, पैडिंग, और 30 पिक्सल एंड 40 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा कुछ अलग दिख रहा है, यहाँ पे मेरा बॉर्डर दिख रहा है, फिर ब्लर भी दिख रहा है, और मेरा जो है पैडिंग वो पैडिंग 30 पिक्सल एंड 40 पिक्सल हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे बॉक्स शेडो लेते हैं, बॉक्स शेडो, और मेरा जो बॉक्स शेडो रहेगा यहाँ पे वो 0, 0, 10 पिक्सल, और मेरा यहाँ पे सॉलिड RGBA, मेरा यहाँ पे सारा 0 रहेगा, 0, 0, 0 एंड 0.2, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा यहाँ पे बॉक्स शेडो भी है। अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं जो मेरा क्लास मेन पेज के अंदर यहाँ पे जो मेरा यूज़र इनपुट है इसको लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे डॉट मैन पेज स्पेस डॉट यूज़र इनपुट। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लेंगे वी 100% पोजीशन रिलेटिव रिलेटिव हाइट, हाइट मेरा यहाँ पे रहेगा 10 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे मार्जिन लेते हैं, मार्जिन 30 पिक्सल एंड 0, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा मार्जिन आ गया, यूज़र आईडी पासवर्ड के बीच में मार्जिन, और हम लोग यहाँ पे हाइट को इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ पे 50 पिक्सल कर देते हैं, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा हाइट भी 50 पिक्सल हो गया। अब चाहे तो हाइट को थोड़ा और भी इंक्रीज कर सकते हैं, 60 पिक्सल, सेव। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं डॉट यूजर इनपुट, और यूजर इनपुट के अंदर जो मेरा आई है वो, और इसके अभी हम लोग लिए यहाँ पे यूजर इनपुट, और यूजर इनपुट के अंदर जो मेरा आई टैग है इटैलिक वो। अब हम लोग यूजर इनपुट आई के अंदर यहाँ पे लेंगे फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा जो यूजर आईडी और पासवर्ड का जो सिंबल है, आइकन है, वो मेरा थोड़ा इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे हम लोग लेंगे टॉप, टॉप से यहाँ पे हम लोग लेते हैं 50%, और इसको सेव करते हैं। एब्सोल्यूट। अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं राइट, और राइट से हम लोग 20 पिक्सल, और सेव करने के बाद मेरा जो यूज़र आईडी है और आइकन है वो मेरा 20 पिक्सल का राइट में हो गया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसपेरेंटली वाई, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं -50%, और इसको सेव कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं मेरा जो यूज़र इनपुट है, और यूज़र इनपुट के अंदर जो मेरा इनपुट टैग है इसको लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे
डॉट यूजर इनपुट, और इसके अंदर जो मेरा इनपुट टैग है वो, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं विथ 100%, 100%, और हाइट ऑल्सो 100%। अब हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, आउटलाइन, आउटलाइन मेरा नन, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा जो यूजर आईडी है वो 100% विद और 100% हाइट के साथ आ गया, और मेरा आउटलाइन नन है। अब बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, तो मेरा जो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है वो दिख रहा है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका बॉर्डर रेडियस कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा जो यहाँ पे यूजर आईडी है वो यहाँ पे यूजर का आइकन के साथ दिख रहा है, और मेरा यहाँ पे जो पासवर्ड है वो भी लॉक के साथ दिख रहा। बैकग्राउंड मेरा ट्रांसपेरेंट है, और बॉर्डर रेडियस हम जब 40 पिक्सल कर दिए तो ये मेरा एक रेडियस फॉर्म में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे फॉन्ट साइज लेते हैं, फॉन्ट साइज, क्योंकि मेरा जो अंदर का यूजर आईडी है और पासवर्ड है वो मेरा थोड़ा छोटा दिख रहा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे फॉन्ट साइज लेंगे। फॉन्ट साइज मेरा यहाँ पे 20 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड थोड़ा बड़ा दिखा, और यहाँ पे हम लोग जो कलर है वो वाइट कर देते हैं, कलर वाइट, और सेव करते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं पैडिंग, पैडिंग 20 पिक्सल, 45 पिक्सल, एंड ऑल्सो 20 पिक्सल, अगेन 20 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। तो मेरा जो यूजर आईडी है टेक्स्ट का वो मेरा लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम से मेरा 20 और 45 एंड 20 का पैडिंग के साथ आ गया। तो मेरा जो पैडिंग है वो अच्छा से दिख रहा है थोड़ा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर। अब हम लोग बॉर्डर में यहाँ पे देने वाले हैं 2 पिक्सल, मेरा 2 पिक्सल का बॉर्डर रहे, और सॉलिड, सॉलिड RGBA, रेड, रेड ग्रीन ब्लू, एंड अल्फा में हम लोग यहाँ पे 0.6 लेते हैं, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा इसका बॉर्डर आ गया थोड़ा। अब हम लोग यहाँ पे लेते हैं यूजर इनपुट, एंड यूजर इनपुट के अंदर जो मेरा इनपुट टैग है, और इनपुट टैग प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर में मेरा जो यूजर आईडी और पासवर्ड है, हम लोग चाहते हैं कि उसका कलर जो है सो वाइट हो जाए, कलर और वाइट, और इसको सेव करते हैं। तो जैसे ही सेव किया मेरा यहाँ पे जो यूजर आईडी और पासवर्ड है इसका कलर वाइट हो गया। अब हम लोग इसके बाद यहाँ पे लेते हैं मेन पेज, और मेन पेज के अंदर हम लोग यहाँ पे लेते हैं रिमेंबर, रिमेंबर फॉरगॉट, रिमेंबर फॉरगॉट। अभी जो हम लोग लिए हैं वो है मेरा ये मेन पेज, और मेन पेज के अंदर मेरा जो है रिमेंबर फॉरगॉट, इसको लिए हैं। और इसके बीच में हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, और जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि मेरा इनके बीच में स्पेस आ जाए। और इसको जब सेव करते हैं तो मेरा जो रिमेंबर मी है और फॉरगॉट पासवर्ड है इस दोनों के बीच में स्पेस आ गया। अब हम लोग यहाँ पे मार्जिन देते हैं, मार्जिन। अभी जो मार्जिन देंगे वो -15 पिक्सल, अगेन 0, और यहाँ पे फिर 15 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा रिमेंबर मी के नीचे मार्जिन आ गया कुछ, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद मेरा फॉन्ट साइज भी थोड़ा इंक्रीज हो गया। अब हम लोग लेते हैं रिमेंबर फॉरगॉट के, रिमेंबर फॉरगॉट के अंदर यहाँ पे लेवल टैग, और लेवल टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे लेते हैं इनपुट को, और इनपुट में हम लोग यहाँ पे देंगे एसेंट कलर, और एसेंट कलर में हम लोग यहाँ पे लेते हैं वाइट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं मार्जिन राइट, मार्जिन राइट,
और हम लोग राइट से मार्जिन देते हैं 3 पिक्सल और इसको सेव करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग रिमेंबर के अंदर यहाँ पे एंकर टैग को लेते हैं और एंकर टैग में हम लोग यहाँ पे कलर वाइट और यहाँ पे इसके टेक्स्ट डेकोरेशन नन करते हैं। तो सेव करने से पहले हम लोग देखते हैं कि मेरा जो फॉरवर्ड पासवर्ड है उसके नीचे एक लाइन आ रहा है और मेरा जो अभी टेक्स्ट का कलर है वो ब्लू कलर में है। तो हम लोग यहाँ पे जब इसको सेव करते हैं तो सेव करने के बाद मेरा जो फॉरवर्ड पासवर्ड है उसका कलर वाइट हो गया और इसके नीचे अभी कोई लाइन भी नहीं है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं मेन पेज के अंदर हम लोग यहाँ पे लेते हैं बटन को, बटन और कर्ली ब्रैकेट और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं विथ 100% और इसको सेव करते हैं। तो मेरा जो बटन है वो मेरा पूरा 100% में आ गया और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं इसका हाइट, यहाँ पे देते हैं हम लोग 40 पिक्सल और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद बटन का मेरा हाइट थोड़ा इंक्रीज हुआ 40 पिक्सल और यहाँ पे हम लोग इसका बॉर्डर का जो रेडियस है वो यहाँ पे देते हैं 40% और इसको सेव करते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे बॉर्डर नन कर देते हैं और सेव करते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे देते हैं आउटलाइन, अल्सो नन और इसको सेव करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर वाइट, कर्सर, पॉइंटर और हम लोग यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद मेरा जो लॉगिन था उसका फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज हुआ और यहाँ पे हम लोग लेते हैं कलर, हम लोग यहाँ पे लेते हैं हैच 333 और इसको सेव करते हैं। अब हम लोग इसका यहाँ पे फॉन्ट वेट देते हैं, फॉन्ट वेट और 600 और इसको सेव करते हैं। और सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे शेडो देते हैं, बॉक्स शेडो और बॉक्स शेडो में हम लोग यहाँ पे 0 0 एंड 10 पिक्सल और RGBA 0.2 और इसको सेव करते हैं। इसके बाद हम लोग लेते हैं यहाँ पे कि जो मेरा मेन पेज है और मेन पेज के अंदर जो मेरा रजिस्टर लिंक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो मेरा ये मेन पेज रहा और मेन पेज के अंदर हम लोग यहाँ पे दिए थे रजिस्टर लिंक। तो इस रजिस्टर लिंक को लिए और इस रजिस्टर लिंक के अंदर हम लोग यहाँ पे लेते हैं फॉन्ट साइज और फॉन्ट साइज हम लोग देते हैं यहाँ पे 14 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन हम लोग यहाँ पे देते हैं सेंटर और यहाँ पे हम लोग मार्जिन देते हैं इसका 20 पिक्सल 0 एंड 15 पिक्सल और इसको सेव करते हैं। तो मेरा यहाँ जो सबसे नीचे रजिस्टर का लिंक है, डोंट हैव एन अकाउंट एंड साइन अप नाउ, तो ये मेरा सेंटर में आ गया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर और इसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा इंक्रीज हुआ। तो हम लोग फॉन्ट साइज थोड़ा और यहाँ पे बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज हम लोग यहाँ पे 20 कर देते हैं, 20 और सेव करते हैं। तो मेरा फॉन्ट साइज थोड़ा और बड़ा हो गया और यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर है, मार्जिन हम लोग दिए हुए यहाँ पे 20 0 एंड 15 पिक्सल। अब हम लोग यहाँ जो पैराग्राफ लिए थे, पैराग्राफ और इसका क्लास दिए थे न्यू यूज़र, इसके अंदर जो मेरा एंकर टैग है इसको देखते हैं। तो एंकर टैग के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले न्यू यूज़र लेंगे और न्यू यूज़र और इसके अंदर जो मेरा एंकर टैग है, तो एंकर टैग के लिए कलर वाइट करते हैं और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं कि मेरा जो साइन अप है उसका कलर वाइट हो गया है और हम लोग यहाँ पे साइन अप के नीचे जो मेरा लाइनिंग दिख रहा है उसको हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोग नन कर देते हैं, नन और इसको सेव करते हैं। तो मेरा इसके नीचे से टेक्स्ट डेकोरेशन जो था वो हट गया। अब हम लोग यहाँ पे इसका फॉन्ट वेट देते हैं,
फॉन्ट वेट और 600 और इसको सेव करते हैं। तो मेरा फॉन्ट वेट थोड़ा यानी कि जो स्ट्रॉन्ग जैसा होता है वो मेरा हो गया यहाँ पे फॉन्ट वेट 600। अब हम लोग यहाँ पे एंकर टैग जो है मेरा उस पर ओवर करने पर तो हम लोग इसको लेते हैं न्यू यूजर। अब हम लोग यहाँ पे एक न्यू यूजर है और न्यू यूजर में हम लोग एंकर टैग को, जब एंकर टैग पर जाएंगे तो हम लोग का जो माउस ओवर करने पर यहाँ पे कलर चेंज होना चाहिए और इसके नीचे एक लाइनिंग आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक एंकर टैग लिए और एंकर टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे माउस ओवर ओवर और इसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि इसका जो कलर है वो रेड हो जाए और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद हम देखते हैं कि जैसे हम लोग माउस ओवर करते हैं मेरा कलर रेड हो जा रहा है यहाँ पे। और हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हम लोग यहाँ पे माउस ले जाएं उसका कलर चेंज हो रहा है और हम लोग चाहते हैं कि इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाए। तो हम लोग इसके लिए यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद हम लोग जैसे यहाँ पे जाएंगे वो अंडरलाइन और कलर चेंज हो जाएगा। अब हम लोग चाहते हैं कि जैसे हम लोग वहाँ पे जाएं उसका फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज हो जाए। तो फॉन्ट के लिए हम लोग यहाँ पे 25 पिक्सल और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग देखते हैं कि मेरा यहाँ पे जैसे ही गए वैसे मेरा साइज थोड़ा इंक्रीज हो गया। और हम लोग का जो बटन है वो थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बटन में बॉर्डर रेडियस की जगह यहाँ पे परसेंटेज की जगह से यहाँ हटा के पिक्सल कर देते हैं। तो पिक्सल में और सेव करते हैं। तो पिक्सल करने के बाद हम देखते हैं कि मेरा जो बटन है वो अभी बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। और हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि मेरे जो बटन का कलर है माउस ओवर करने के पर उसका कलर चेंज हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे मेन पेज और मेन पेज के अंदर हम लोग यहाँ पे बटन और यहाँ पे ओवर, कि जैसे हम लोग ओवर बटन पर माउस ले जाएं ओवर करें तो मेरा जो कर्सर है वो पॉइंटर हो जाए। कर्सर पॉइंटर और यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि उसका कलर भी चेंज हो जाए। तो मेरा जो फॉन्ट का कलर है कलर वो मेरा रेड हो जाए और हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड भी मेरा चेंज हो जाए। तो बैकग्राउंड कलर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड ऑरेंज कर देते हैं, ऑरेंज, और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद हम देखते हैं कि जैसे माउस लेके जा रहे हैं मेरा कलर वहाँ पे चेंज हो जा रहा है, लॉगिन का रेड हो जा रहा है और बैकग्राउंड मेरा ऑरेंज कलर में आ जा रहा है। उसी तरह हम यहाँ पे साइन अप के पास भी जाएं तो हम चाहते हैं कि इसका जो कर्सर पॉइंटर तो है यहाँ पे ऑलरेडी, तो और भी हम कहीं पे कुछ दे सकते हैं। हम लोग ये वाले पे देते हैं यहाँ पे रिमेंबर फॉरगॉट एंकर टैग पर। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे रिमेंबर फॉरगॉट और एंकर टैग में हम लोग जब माउस ओवर करेंगे तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए। तो कलर और कलर रेड हो जाए और सेव करते हैं। तो मेरा यहाँ पे जो कलर है वो रेड हो जा रहा है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन और इसका टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर देते हैं। तो हम लोग सेव करते हैं और सेव करने के बाद देखते हैं कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जा रहा है। और हम लोग यहाँ पे इसका जो फॉन्ट वेट दिए हैं ये कुछ ज़्यादा हो गया, तो हम लोग इसको कम कर लेते हैं, यहाँ पे 500 करते हैं और सेव करते हैं। तो ये मेरा साइन अप वाला कुछ अच्छा दिख रहा है और यहाँ पे हम लोग और कहीं पे कुछ चेंज कर सकते हैं। तो अब हम लोग का जो लॉगिन पेज है वो बन के क्लियर रेडी हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे अपना यूज़र आईडी दे सकते हैं संदीप, और यहाँ पे हम लोग पासवर्ड में समथिंग कुछ दे सकते हैं, मेरा पासवर्ड है। तो हम लोग यहाँ पे उसको विजिबल देख नहीं सकते और यहाँ से आप देख सकते हैं रिमेंबर में। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आप यहाँ से फॉरवर्ड पासवर्ड कर सकते हैं और अभी तक आप अगर साइन अप नहीं किए तो आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। और जब पूरा कंप्लीट आप अपना आईडी और पासवर्ड डाल लेंगे तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं।
और आप चाहे तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे करते हैं तो URL इमेज 3 और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर करें तो मेरा बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो आप इस तरह से यहाँ पे बैकग्राउंड अलग अलग बैकग्राउंड रह के आप चेंज भी कर सकते हैं। हम लोग जैसे यहाँ पे 4 लेते हैं तो 4 और इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद अब हम लोग रन करके देखें तो अब मेरा यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, लॉगिन पेज और यूज़र आईडी पासवर्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।